हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज करेंगे जीएसटी के थ्योरी चैप्टर्स। सो बेसिकली 4 चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। पहला चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है जॉब वर्क, देन चैप्टर नंबर 17 असेसमेंट एंड ऑडिट, देन चैप्टर नंबर 18 इंस्पेक्शन सर्च सीजर एंड अरेस्ट, एंड लास्ट हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। ठीक है, डिमांड एंड रिकवरी का जो चैप्टर है उसके अंदर काफी सारे अमेंडमेंट्स है, तो उसका हम एक सेपरेट वीडियो यहाँ पर लेकर के आएंगे। सो 4 चैप्टर हमें यहाँ पर कवर करना है। शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है जॉब वर्क। अब देखिए जॉब वर्क होता क्या है। So job work means any treatment or process undertaken by a person on goods belonging to another registered person. So किसी और व्यक्ति के गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस करना उसको बोलते हैं जॉब वर्क। ठीक है, अब हमने सप्लाई चैप्टर में शेड्यूल 2 पढ़ा है और शेड्यूल 2 बात करता है कि अगर आप किसी और व्यक्ति के गुड्स पे ट्रीटमेंट या प्रोसेस करते हो तो उसको एक सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाता है एंड अकॉर्डिंगली जीएसटी यहां पर लगाया जाता है। ठीक है, तो अब देखना, जॉब वर्कर अगर चाहे तो इन एडिशन टू द गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल वो अपने खुद के भी कोई गुड्स का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं कार मैन्युफैक्चर करता हूं, लेकिन उस कार का पेंट करवाने के लिए मैंने किसी जॉब वर्कर के पास वो गाड़ी को भेजा है। अब इस केस में मैन्युफैक्चरर मैं हूं, तो मैं यहां पर कहलाता हूं प्रिंसिपल। ठीक है, जो जो व्यक्ति गुड्स को ओन करता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, एंड जिस व्यक्ति के पास भेजे गए ट्रीटमेंट या प्रोसेस करने के लिए उसको बोलते हैं जॉब वर्कर। सो अब जॉब वर्कर चाहे तो वो खुद का भी कोई गुड्स को इस्तेमाल कर सकता है इन द प्रोसेस। क्लियर है। नेक्स्ट चीज, जो भी वैल्यू रहता है, ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ मोल्ड्स हो गया, डाइस, जिग्स, फिक्सचर, टूल्स, ये जो है हमारे वैल्यू से एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम जॉब वर्कर सर्विसेज। तो जॉब वर्क का जो चार्जेस है उसमें अगर इंक्लूडेड है तो ये मोल्ड्स का और ये वैल्यू जो है अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 143, ये बात करता है जॉब वर्क का प्रोसीजर। ठीक है, तो ये डायग्राम को अच्छे से ध्यान में रखना, आपको जो है पूरा प्रोसेस यहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज सर, एक व्यक्ति होता है प्रिंसिपल जो अपने गुड्स को भेजता है जॉब वर्कर के पास। अब स्पेशल प्रोविजंस क्या बोलते हैं समझना। सेक्शन नंबर 143 जो है वो एक तरह का ऑप्शनल बेनिफिट देता है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ये प्रोसीजर को ऑप्ट करो, अदरवाइज जो है इसको नॉर्मल सप्लाई भी ट्रीट कर सकते हो। सो अगर आप ये सेक्शन नंबर 143 ऑप्ट करते हो उस केस में क्या स्पेशल बेनिफिट रहेगा। तो देखिए, जब भी प्रिंसिपल गुड्स को सप्लाई करता है, ठीक है, जॉब वर्कर के पास, तो उसको कोई भी टैक्स का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी वो यहाँ पर सप्लाई कर सकता है जॉब वर्कर के पास। फिर जॉब वर्कर जो है वो कुछ ट्रीटमेंट करेगा, कुछ प्रोसेस करेगा, एंड देन जो है वो गुड्स को वापस से लौटा देगा। तो जब भी वो गुड्स को लौटाएगा प्रिंसिपल को, तो उसको एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर अंदर उसको लौटाना पड़ेगा। अब सर ये टाइम लिमिट का क्या फंडा है समझना। अगर मैं ऐसा टाइम लिमिट ना रखूं ना, तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर सेल भी कर रहा है तो वो बोलेगा मैंने जॉब वर्कर पे भेजा है। ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, अगर आप जॉब वर्कर पे भेजते हो तो आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए लोग जो है इसका फायदा उठाएंगे, इसलिए यहां पर एक टाइम लिमिट बोल दिया कि अगर आपने जेन्युइनली जॉब वर्क के लिए भेजा है गुड्स को, तो उसको एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर अंदर वो वापस से आपको गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए। तो जब भी गुड्स वापस रिसीव होंगे उस टाइम पे भी कोई भी टैक्स का पेमेंट यहां पर करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर है। तो आपने जॉब वर्कर के पास गुड्स को भेजा, जॉब वर्कर ने ट्रीटमेंट या प्रोसेस किया, उसके बाद से वापस से आपको लौटा दिया। अब प्रिंसिपल उसको आगे सप्लाई करेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल सप्लाई करता है गुड्स आफ्टर रिसीव फ्रॉम द जॉब वर्कर। अब दो सिनेरियोस हो सकते हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सपोर्ट करता है गुड्स को, उस केस में कोई भी टैक्स का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। ठीक है, तो उसमें कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं रहेगा। लेकिन अगर गुड्स को सप्लाई करती है विद इन इंडिया, तो उस केस में प्रिंसिपल इज लाइबल टू पे टैक्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल को टैक्स का पेमेंट यहां पर करना रहेगा। पहला सिनेरियो आपको समझा। ठीक है, फर्स्ट केस क्लियर है सर। अब सेकंड केस, प्रिंसिपल ने जो है गुड्स भेजे हैं जॉब वर्कर के पास, जॉब वर्कर ने जो भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस करना था वो प्रोसेस किया एंड देन डायरेक्टली सप्लाई कर दिया। ठीक है, जॉब वर्कर ने गुड्स को डायरेक्टली सप्लाई कर दिया फ्रॉम द जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस। उस केस में क्या होगा, उस केस में भी सेम ट्रीटमेंट रहने वाला है। ये जो है टर्नओवर किसका कहलाएगा, पहली चीज ये टर्नओवर प्रिंसिपल का कहलाएगा। ठीक है, ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि प्रिंसिपल ने सप्लाई किया है, इवन दो जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से सेल हुआ है। अब अगर वो गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है तो कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसका सप्लाई जो है वो विद इन इंडिया हो रहा है, उस केस में प्रिंसिपल लाइबल होगा फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी। क्लियर है, दोनों केस समझे। सो फर्स्ट केस हमने यहां पर देखा, सेकंड केस ये हो गया। ठीक है, अब थर्ड केस, गुड्स जो है वो प्रिंसिपल ने भेजे हैं जॉब वर्कर के पास, जॉब वर्कर ने ट्रीटमेंट प्रोसेस किया, लेकिन उसको ना ही यहां पर प्रिंसिपल को रिटर्न किया है, ना ही उसको आगे सप्लाई किया कस्टमर को, दोनों में से कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो गुड्स आर नॉट रिटर्न्ड और सप्लाइड फ्रॉम द जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। अब उस केस में इसको जो है डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का डीम्ड सप्लाई माना जाएगा प्रिंसिपल के द्वारा, और ये जो है हमारे को इंटरेस्ट के साथ में जीएसटी का पेमेंट भी यहां पर करना रहेगा। सो डेट ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑन विच गुड्स वर सेंट फॉर जॉब वर्क, और प्रिंसिपल को जो है जीएसटी का पेमेंट करेगा अलोंग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट। क्लियर है, तो आपको जो है प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर तक गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आप रिटर्न नहीं करते हो या फिर आप उसको सेल भी नहीं कर रहे हो कस्टमर को डायरेक्टली, उस केस में वो डीम्ड सप्लाई यहां पर मान लिया जाता है। क्लियर हुआ आपको। चलो सर, अब
हमने जो देखा कि ये प्रोविजन जो है सेक्शन नंबर 143 के, ये एक तरह के ऑप्शनल स्कीम है, ठीक है। बेनिफिट अगर आप चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज ये जो है इसको नॉर्मल सप्लाई की तरह भी आप यहाँ पर ट्रीट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, जब भी जॉब वर्कर के भेज रहे हो तो आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको एक इंटीमेशन देना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी आप गुड्स को जॉब वर्कर के पास भेज रहे हो तो इंटीमेशन देना पड़ता है प्रॉपर ऑफिसर के पास। इंटीमेशन जो है वो जीएसटी आईटीसी 04 के अंदर यहाँ पर दिया जाता है। क्लियर है? चलो सर, नेक्स्ट, द प्रिंसिपल इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स डिस्पैच टू द जॉब वर्कर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अब देखिए, हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 16, उसके अंदर कंडीशंस दी गई थी आईटीसी लेने की, ठीक है। उसमें एक कंडीशन था कि गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी रिसीव्ड, आपको वो रिसीव हो जाने चाहिए। अब अगर कोई गुड्स ऐसा है जो सप्लायर के प्रीमाइसेस से डायरेक्टली जो है जॉब वर्कर को भेजे गए, ठीक है, तो डायरेक्टली अगर भेजे गए हैं जॉब वर्कर के पास तो भी ऐसा माना जाएगा कि वो प्रिंसिपल ने ही वो गुड्स को रिसीव किया है। ये एक तरह का बिल टू शिप टू मॉडल कहलाएगा, और ऐसा डीम्ड माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने गुड्स को रिसीव कर लिया है एंड प्रिंसिपल इज एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर ले सकता है। अब नेक्स्ट चीज सर, हमें बोला गया कि टाइम लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि जॉब वर्कर को प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा। अब प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट क्या है? तो अगर इनपुट भेजे गए हैं उस केस में 1 ईयर के अंदर अंदर वो आपको रिसीव बैक हो जाने चाहिए। ये 1 ईयर का टाइम लिमिट जो है ये एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर अनदर 1 ईयर, ठीक है। सो 1 + 1 2 ईयर्स तक यहाँ पर टाइम लिमिट रहता है इनपुट्स के केस में। और अगर कोई कैपिटल गुड्स भेजे गए हैं उस केस में आपका टाइम लिमिट रहेगा 3 ईयर्स का, और ये 3 ईयर्स का टाइम लिमिट जो है वो एक्सटेंड हो सकता है फॉर अनदर 2 ईयर्स। तो टोटल कितना है कैपिटल गुड्स के केस में? 5 ईयर्स तक का भी टाइम लिमिट यहाँ पर रह सकता है। अब ये टाइम लिमिट कहां से देखेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग सच गुड्स टू दी जॉब वर्कर। अब समझना, ये चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई गुड्स जो है 1 मार्च को सेंड किए हैं जॉब वर्कर के पास, अब जॉब वर्कर को रिसीव हुए हैं 10 मार्च को। हो सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैंने भेजे हैं तो समय लगता है पहुंचने में, तो मैंने जिस दिन सेंड किया इस डेट से जो है आपको टाइम लिमिट यहां पर देखना रहेगा। ये है, तो जिस दिन गुड्स को सेंड किया गया उस डेट से आपको टाइम लिमिट देखना रहेगा। लेकिन दूसरा केस समझना, अगर आपने जो है गुड्स प्रिंसिपल ने नहीं भेजा है, ठीक है, नॉर्मली ये केस कौन सा था जहां पर प्रिंसिपल ने गुड्स भेजे हैं जॉब वर्कर को, तो जिस दिन भेजे हैं सेंड किए हैं वहां से टाइम लिमिट देख लो। लेकिन अगर कोई सेकंड केस है जिसमें सप्लायर जो है, मान लेते हैं XYZ लिमिटेड है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल है, ये जॉब वर्कर है, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, जो प्रिंसिपल ने जो है यहां पर XYZ लिमिटेड जो सप्लायर है उसको बोला कि आप जो है गुड्स मुझे मत भेजिए और डायरेक्टली मेरे जॉब वर्कर के पास भेज दीजिए, ठीक है। सो अगर गुड्स जो है किसी और व्यक्ति के द्वारा डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पे भेजे गए हैं उस केस में आपका जो टाइम लिमिट है वो आपको देखना है जिस दिन वो गुड्स यहां पर रिसीव हुए हैं, ठीक है। सो अब मान लेते हैं यहां पर XYZ लिमिटेड ने 10 मार्च को जो है गुड्स को सेंड किया है, लेकिन जॉब वर्कर को रिसीव हुए 20 मार्च को, तो हमारे को जो टाइम लिमिट है वो देखना रहेगा जिस दिन वो गुड्स यहां पर रिसीव किए गए हैं। क्लियर है? तो दोनों में आपको डिफरेंस समझा। अगर प्रिंसिपल भेज रहा है तो जिस दिन सेंड किया वहां से टाइम लिमिट देखना है, और अगर कोई थर्ड पर्सन है जो डायरेक्टली यहां पर जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पे गुड्स भेजे जा रहे हैं तो जिस दिन उसको गुड्स रिसीव हुआ है उस डेट से जो है आपको 1 ईयर या 3 ईयर का टाइम लिमिट देखना रहेगा। क्लियर है? चलिए सर, अब ये जो रिटर्न करने का जो टाइम लिमिट है ना, ये एप्लीकेबल नहीं होगा इन केस ऑफ मोल्ड्स और डाइस, जिग्स एंड फिक्सचर्स एंड टूल्स सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर। अब ये छोटे मोटे आइटम को वापस से रिटर्न करने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट चीज, अगर टाइम लिमिट के प्रिस्क्राइब जो किया हुआ है उस टाइम लिमिट में गुड्स को रिटर्न नहीं किया गया तो ये एक तरह का डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली जो है प्रिंसिपल को टैक्स का पेमेंट यहां पर करना रहेगा। अब ये डीम्ड सप्लाई जो है GSTR 1 में शो करनी पड़ेगी एंड प्रिंसिपल इज लायबल टू पे टैक्स अलोंग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट। अब समझिए, हमने गुड्स भेजा जॉब वर्कर के पास, जॉब वर्कर क्या करेगा, उसका प्रोसेस एंड ट्रीटमेंट करेगा। उसके बाद 3 चीजें हो सकती हैं, ठीक है, डिस्पोज ऑफ करने का 3 चीजें हो सकती हैं। पहला, वो जॉब वर्कर अनदर जॉब वर्कर के पास भेजे गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब समझना, मैंने गुड्स भेजे जॉब वर्कर के पास, उसने कुछ ट्रीटमेंट प्रोसेस किया एंड देन उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए किसी अनदर जॉब वर्कर के पास भेज दिया। तो पहला केस ये हो सकता है। दूसरा, वो जो है गुड्स को एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द प्रिंसिपल विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, सो वो यहां पर रिटर्न कर सकता है सीधा प्रिंसिपल को। एंड थर्ड केस, वो जो है डायरेक्टली अल्टीमेट जो कस्टमर है उन्हीं को गुड्स को सप्लाई करते हैं अगेंस्ट पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द प्रिंसिपल एज एप्लीकेबल फॉर सप्लाई। सो 3 तरह से जो है वो गुड्स को डिस्पोज ऑफ यहां पर कर सकता है। अब 1 बाय 1 तीनों ही केसेस देखते हैं। पहला, जब डायरेक्टली सप्लाई किया गया फ्रॉम द जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस, मतलब जॉब वर्कर ने अपने ही प्रीमाइसेस से डायरेक्टली कस्टमर को ही सेल कर दिया। इस केस में जो है हमें जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को जॉब वर्कर का जो प्लेस है उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यहां पर बताना पड़ेगा अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, ठीक है। तो जब उसने GST रजिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर उसको शो करना पड़ेगा उसका जो प्लेस है, प्रिंसिपल का प्लेस को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बोलाएगा, और जो जॉब वर्कर है उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको यहां पर बताना पड़ेगा। लेकिन आपको ये डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं रहेगी
अगर जॉब वर्कर जो है वो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 25। पहला केस, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। एंड दूसरा, अगर प्रिंसिपल इंगेज है इन सप्लाई ऑफ नोटिफाइड गुड्स, ठीक है, तो अगर नोटिफाइड गुड्स का सप्लाई कर रहा है तो भी यहां पर डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट चीज, जो भी हमारा प्रोविजन है जीएसटी के, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये डिटरमाइन किए जाएंगे एज इफ द प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ही ये सारी चीजें डिसाइड की जाएगी। इवन दो उसका जो प्रोसेसिंग है, ट्रीटमेंट है, वो जॉब वर्कर कर रहा है, लेकिन जॉब वर्कर क्या होता है, एक तरह के स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट्स होता है, तो सारी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर प्रिंसिपल के कंधों पे ही डाली गई है। क्लियर है? चलो सर, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा। अब देखिए, प्रॉपर अकाउंट्स वगैरह रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम किसका रहेगा, तो ये जो है हमारे प्रिंसिपल का ही रहेगा। नेक्स्ट चीज, फॉर द पर्पज ऑफ जॉब वर्क इनपुट इंक्लूड्स इंटरमीडिएट गुड्स। अब समझना, मैंने कोई इनपुट्स खरीदे, ठीक है, मैं प्रिंसिपल हूं, मैंने कोई इनपुट्स खरीदे, उस पर कुछ प्रोसेस वगैरह मैंने खुद से किया, एंड देन उसको जो है वो जो इंटरमीडिएट गुड्स थे उसको जॉब वर्कर के पास भेजा, तो भी सेम प्रोविजंस यहां पर लागू रहेंगे। क्लियर है? चलिए सर, नेक्स्ट आते हैं सप्लाई ऑफ वेस्ट एंड स्क्रैप। अब देखिए, जब भी कोई प्रोसेस या ट्रीटमेंट किया जाता है तो ये स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट होगा। तो ये वेस्ट का क्या ट्रीटमेंट रहेगा? सो वेस्ट जो है, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो उस केस में वो खुद ही डिस्पोज ऑफ कर देगा, एंड अकॉर्डिंगली जितना एप्लीकेबल टैक्स रहेगा वो टैक्स का पेमेंट कर देगा। लेकिन अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में जो प्रिंसिपल होगा वो यहां पर डिस्पोज ऑफ करेगा, एंड अकॉर्डिंगली टैक्स का पेमेंट यहां पर किया जाएगा। क्लियर है? चलिए सर, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 19, जो बात करता है टेकिंग आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क। ये सेक्शन हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेक्शन है, ठीक है। उस चैप्टर के अंदर हम सेक्शन नंबर 16 पढ़ते हैं, 17 पढ़ते हैं, 18 पढ़ते हैं, एंड देन सीधा सेक्शन नंबर 20 आ जाता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सेक्शन नंबर 19 जो है वो हमारा जॉब वर्क से रिलेटेड दिया हुआ है, ठीक है। तो पहली चीज, जब इनपुट सेंड किए गए हैं जॉब वर्कर के द्वारा, तो उस केस में जो भी प्रिंसिपल है वो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, ठीक है। अगर उसको गुड्स जो है रिसीव बैक नहीं होता है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, या फिर डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस सप्लाई नहीं किया है, तो वो एक तरह का डीम्ड सप्लाई यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। और 1 ईयर आपको कब से काउंट करना है? जिस दिन गुड्स को भेजा गया। और अगर डायरेक्टली सप्लायर के प्रीमाइसेस से जॉब वर्कर को भेजा है तो जिस दिन उसको रिसीव हुआ है, ठीक है, जिस दिन इनपुट से रिसीव हुए वहां से आपको टाइम लिमिट देखना रहेगा। नेक्स्ट चीज, जब कैपिटल गुड्स भेजे गए जॉब वर्कर के पास, तो प्रिंसिपल एंटाइटल है टू टेक आईटीसी ऑफ कैपिटल गुड्स इवन इफ गुड्स जो है वो डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेजे गए हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो भी कैपिटल गुड्स भेजे हैं वो रिसीव बैक हो जाने चाहिए विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। टाइम लिमिट कितना है कैपिटल गुड्स के केस में? 3 इयर्स का दिया हुआ है, ये एक्सटेंड हो सकता है बाय अनदर 2 इयर्स। क्लियर है? अब अगर गुड्स जो है डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पे भेजे गए हैं, तो जिस दिन उसको रिसीव हुआ है वहां से आपको टाइम लिमिट देखना रहेगा। नेक्स्ट चीज, ये जो रिटर्न का प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होता है मोल्ड्स, डाइस, जिग्स एंड फिक्सचर्स के केस में। क्लियर है? एंड जॉब वर्कर इज आल्सो एलिजिबल टू अवेल आईटीसी ऑन इनपुट्स एक्सेट्रा यूज्ड बाय हिम इन सप्लाइंग द जॉब वर्कर सर्विसेज। अब अगर जॉब वर्कर जो है कोई खुद के कोई इनपुट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर वो आईटीसी यहाँ पर क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट चीज, अगर जो गुड्स है वो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में रिटर्न नहीं किए गए, जो हमने 1 ईयर या 3 ईयर का टाइम लिमिट देखा उसमें रिटर्न नहीं किए गए और सब्सिक्वेंटली रिटर्न किए गए, मान लीजिए 1 ईयर का टाइम लिमिट था इनपुट्स के केस में और गुड्स जो रिटर्न किए गए वो 5 साल बाद किए गए, तो उस केस में जो है वो एक तरह का सेपरेट सप्लाई माना जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर जीएसटी का पेमेंट करना रहेगा। क्लियर है? चलिए सर, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 45, बात करता है स्पेशल प्रोसीजर्स फॉर सेंडिंग गुड्स फॉर जॉब वर्क। ठीक है, सो स्पेशल प्रोसीजर्स क्या रहेंगे? जब गुड्स सेंड किए गए हैं प्रिंसिपल के द्वारा टू ओनली वन जॉब वर्कर, अगर किसी एक जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहे हो तो जब भी गुड्स भेजते हो आपको एक डिलीवरी चालान यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चालान ही गुड्स यहाँ पर सेंड किए जाएंगे। अब डिलीवरी चालान के अंदर क्या क्या चीजें होगी, तो जो हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है वही चीजें यहाँ पर रहेगी। रूल नंबर 45 जो बताता है, सॉरी रूल नंबर 55 में जो दिए हुए हैं, जैसे कि नाम हो गया, डेट एंड नंबर ऑफ डिलीवरी चालान हो गया, नेम, एड्रेस एंड जीएसटीएन ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी, एचएसएन कोड, डिस्क्रिप्शन हो गया, क्वांटिटी हो गया, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट, ये सारी चीजें जो है डिलीवरी चालान में मेंशन की जाएगी। नेक्स्ट चीज, डिलीवरी चालान जो है 3 कॉपीज यहाँ पर बनाई जाएगी। एक कॉपी जो है वो प्रिंसिपल अपने पास रखेगा एंड 2 कॉपीज जो है वो यहाँ पर जॉब वर्कर को प्रोवाइड करेगा। जॉब वर्कर अपना ट्रीटमेंट प्रोसेस करने के बाद जब भी गुड्स को रिटर्न करेगा उस समय एक कॉपी जो है वापस से प्रिंसिपल को यहाँ पर लौटा देगा। क्लियर है? अब जब भी गुड्स भेजे जा रहे हैं जॉब वर्कर के पास तो आपको इंटीमेशन देना पड़ता है प्रॉपर ऑफिसर को। ठीक है, जो भी जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर रहेगा उसको इंटीमेशन देना है, और इंटीमेशन किसमें दिया जाएगा? जीएसटी आईटीसी 04 के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट चीज, गुड्स सेंड किए जा रहे हैं फ्रॉम वन जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर। एक जॉब वर्कर से किसी और जॉब वर्कर के पास अगर गुड्स भेजे गए हैं तो उस केस में 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, या तो जॉब वर्कर खुद ही एक फ्रेश डिलीवरी चालान बना दे, या फिर जो है जो डिलीवरी चालान उसको रिसीव हुआ है प्रिंसिपल से उसी को आगे एंडोर्स कर दें। ठीक है, उसी को आगे एंडोर्स कर सकता है अनदर जॉब वर्कर के पास। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट, गुड्स अगर रिटर्न किए जाते हैं टू द प्रिंसिपल बाय द जॉब वर्कर,
तो जब भी रिटर्न कर रहे हो तो आपको एक कॉपी जो है डिलीवरी चालान का वो यहाँ पर लौटाना पड़ेगा प्रिंसिपल को। नेक्स्ट, अगर गुड्स सेंड किए गए डायरेक्टली बाय द सप्लायर टू द जॉब वर्कर, अगर डायरेक्टली सप्लाई किए गए हैं उस केस में यहाँ पर आपके पास जो है कॉपी ऑफ इनवॉइस होना चाहिए जो सप्लायर ने इशू किया, ठीक है। तो उस केस में डिलीवरी चालान तो होगा नहीं। तो जब सप्लायर ने गुड्स भेजे हैं डायरेक्टली तो जो भी इनवॉइस है उसका एक कॉपी यहाँ पर होना चाहिए। एंड देन जो भी प्रिंसिपल है उसको अलग से यहाँ पर जो है डिलीवरी चालान भी साथ में भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो डिलीवरी चालान यहाँ पर भेजना पड़ेगा। एंड जॉब वर्कर्स नेम एंड एड्रेस शुड आल्सो बी मेंशन्ड एज कंसाइनी इन सच इनवॉइसेस। जो इनवॉइस बनाए उसमें कंसाइनी का नाम यहाँ पर जॉब वर्कर का नाम एड्रेस वगैरह होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, अगर कोई भी गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो, गुड्स को इंपोर्ट करके डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास भेजा गया है, उस केस में आपके पास जो है कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर है। और दोनों ही केसेस के अंदर प्रिंसिपल जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर अलग से डिलीवरी चालान भेजेगा जॉब वर्कर के पास। क्लियर है। चलिए सर, नेक्स्ट आ जाता है जब गुड्स जो है वो रिटर्न की जा रहे पीस मिल में बाय द जॉब वर्कर। अब समझना, मैं यहाँ पर कार मैन्युफैक्चरर हूं, लेकिन मैंने उस कार को पेंट करवाने के लिए किसी जॉब वर्कर के पास गाड़ी भेजी है। अब 100 गाड़ियां मैंने भेजी है, ठीक है। अब वो जॉब वर्कर क्या करता है, पेंट करके जो है पीस मिल में वापस से जो है मुझे गुड्स को रिटर्न कर रहा है। पहले 30 कार्स भेजी, फिर 20 कार्स भेजी, इस तरह से जो है वो अगर रिटर्न कर रहा है। इस केस में क्या बोला है, इन केस गुड्स आफ्टर कैरिंग आउट जॉब वर्क are sent in piecemeal quantity by the job worker to another job worker or to the principal, the challan issued originally by the principal cannot be endorsed। इसको सेम को आप इंडोर्स नहीं कर सकते हो और आपको जो है एक फ्रेश डिलीवरी चालान बनाना पड़ेगा जब भी आप ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो। 30 कार्स आपने भेजा है तो 30 कार्स के लिए आपको अलग से जो है एक डिलीवरी चालान बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट पे 20 कार्स जब भेज रहे हो उससे रिलेटेड आपको एक अलग डिलीवरी चालान बनाना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्रोविजंस लगाए जाएंगे। क्लियर है। चलिए सर, नेक्स्ट बोला है सबमिशन ऑफ इंटीमेशन। अब देखिए, जब भी जॉब वर्कर के पास गुड्स को भेज रहे हो तो आपको इंटीमेट करना पड़ता है फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04 के अंदर। अब इंटीमेशन कब देना रहेगा, तो देखो, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रिंसिपल ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में अगर टर्नओवर जो है वो अप टू 5 करोड़ तक का है, उस केस में एनुअल बेसिस पे जो है आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। एनुअल बेसिस पे मान लीजिए आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक अगर है, तो उस केस में 25 अप्रैल को जो है आपको यहाँ पर इंटीमेशन फाइल करना रहेगा। लेकिन अगर आपका जो टर्नओवर है, प्रिंसिपल का जो टर्नओवर है वो ग्रेटर देन 5 करोड़ रुपीज है, 5 करोड़ से ज्यादा है, उस केस में जो है उसको हाफ ईयर बेसिस पे जो है यहाँ पर इंटीमेशन देने रहेंगे। ठीक है। सो साल में 2 इंटीमेशन देने रहेंगे। पहले 6 मंथ खत्म कब होते हैं आपके, सितंबर में, तो उसके 25 डेज में आपको एक जो है इंटीमेशन यहाँ पर देना पड़ेगा। सो 25 अक्टूबर को एक इंटीमेशन देना है एंड दूसरा जो है आपको 25 अप्रैल को यहाँ पर इंटीमेशन देना रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट चीज, रिक्वायरमेंट टू जनरेट ईवे बिल। अब देखिए, ईवे बिल कौन जनरेट करेगा। सो 2 सिनेरियोस हो सकते हैं। अगर हमारा जॉब वर्कर जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उस केस में दोनों में से कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर ईवे बिल जनरेट कर सकता है, चाहे प्रिंसिपल करे चाहे जॉब वर्कर करे। ठीक है। लेकिन अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है, छोटा आदमी है, उस केस में प्रिंसिपल जो है यहाँ पर ईवे बिल को जनरेट करेगा। क्लियर है। और ईवे बिल जो है हमारा मैंडेटरी रहेगा अगर आपका जो मूवमेंट है वो इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट चीज सर, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। अब देखिए, अगर जॉब वर्कर का टर्नओवर जो है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या फिर उसका जो जॉब वर्कर का जो टर्नओवर है, अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करता है, जो हमारा 10 लाख 20 लाख का जो लिमिट दिया हुआ है उससे अगर एक्सीड हो जाता है, उस केस में जॉब वर्कर को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर लेना रहेगा। ठीक है। एंड फर्दर क्या बोला है, इट इज क्लैरिफाइड दैट सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल from the principal or place of business or premises of the job worker will be regarded as supply by the principal and not by the job worker। So जो भी सप्लाई जॉब वर्कर के प्रेमिसेस से डायरेक्टली की जा रही है तो भी वो टर्नओवर जो है वो हमारे प्रिंसिपल का माना जाएगा, ना कि जॉब वर्कर का। क्लियर हुआ आपको। सो यहाँ पर जो है 5 पेजेस के अंदर हमारा जॉब वर्क का चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझा है, समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है असेसमेंट एंड ऑडिट। अब इस चैप्टर के अंदर हमें टोटल 8 सेक्शंस पढ़ने रहेंगे, जिसमें से 6 सेक्शन जो है वो असेसमेंट से रिलेटेड दिए हुए हैं एंड 2 सेक्शन जो है वो हमारे ऑडिट से रिलेटेड रहने वाले हैं। ठीक है। सो दोनों ही टर्म्स का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सो फर्स्ट चीज, असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट मींस डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, मतलब किसी भी व्यक्ति का टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करना, उसको बोलते हैं असेसमेंट। एंड इस चैप्टर के अंदर हमें काफी सारे असेसमेंट दिए हुए हैं, जैसे आपका सेल्फ असेसमेंट हो गया, रीअसेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन दिया हुआ है ऑडिट का। अब ऑडिट क्या होता है, आप ऑलरेडी एक सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, इससे रिलेटेड है ना। सो ऑडिट मींस क्या है, एग्जामिनेशन करना रिकॉर्ड्स का, रिटर्न्स का, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स फर्निश किए गए या मेंटेन किए गए हैं रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, है ना, टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर्ड, टैक्सेस पेड, रिफंड क्लेम एंड आईटीसी अवेल्ड, एंड ओवरऑल देखना कि क्या व्यक्ति ने जो है प्रॉपर्ली कंप्लायंस किया कि नहीं किया है सारे प्रोविजंस का। ठीक है। सो इसको बोलते हैं हमारा ऑडिट। अब आ जाते हैं सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 59 जो बात करता है सेल्फ असेसमेंट। अब देखिए, जीएसटी जो है
वो एक तरह का ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन रिजीम है। सो ट्रस्ट पर चलता है, आपको अपना जो भी लाइबिलिटी है असेसमेंट खुद ही करना पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली जो है आप अपना रिटर्न फाइल करते हो। सो नेक्स्ट हमें सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन नंबर 60 जो बात करता है प्रोविजनल असेसमेंट। अब देखिए प्रोविजनल असेसमेंट कब किया जाता है, जब किसी भी टैक्सेबल पर्सन को अगर वो अपना वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, जो भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है उसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, या फिर रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो ये दो सिनेरियो ध्यान रखना, पहला वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड दूसरा रेट ऑफ टैक्स अगर डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, उस केस में टैक्सेबल पर्सन जो है वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जा सकता है। अब इसका प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिंपली एक एप्लीकेशन फर्निश करना पड़ेगा अलोंग विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर उस एप्लीकेशन को देखेगा, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स चाहिए तो वो भी वो मंगवाएगा एंड देन उसके बाद जो है विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज के अंदर अंदर वो एक ऑर्डर पास करेगा, ठीक है। प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास करेगा जिसके अंदर वो बताएगा कि क्या वैल्यू और रेट आपको लेना है प्रोविजनल असेसमेंट के लिए, ठीक है। सो वैल्यू एंड रेट इंडिकेट करेगा एंड साथ में वो आपको जो है अमाउंट बताएगा फॉर विच बॉन्ड इज टू बी एग्जीक्यूटेड एंड सिक्योरिटी इज टू बी फर्निश्ड। सो जब भी प्रोविजनल असेसमेंट करते हो तो आपको बॉन्ड भी यहां पर फर्निश करना पड़ता है और साथ में कोई ना कोई सिक्योरिटी भी देनी रहती है। अब सिक्योरिटी के बारे में बोला गया है कि जितना आपका बॉन्ड का अमाउंट है और सिक्योरिटी का जो अमाउंट है वो कभी भी 25% से एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है। सो जो भी सिक्योरिटी का वैल्यू होगा वो 25% से एक्सीड नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि आपका बॉन्ड का अमाउंट जो है वो 1 करोड़ रुपीस का है, तो सिक्योरिटी जो है वो 25 लाख रुपीस से एक्सीड में नहीं हो सकता, क्लियर है। सो इस तरह से आपका प्रोविजनल असेसमेंट हो जाएगा। अब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर कब आएगा, सो देखिए इसका टाइम लिमिट दिया हुआ है 6 मंथ्स का। So 6 months from the communication of the order of provisional assessment, जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट कम्युनिकेट किया गया वहां से 6 महीने के अंदर अंदर फाइनल ऑर्डर पास किया जाएगा। अब ये 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है ये एक्सटेंड किया जा सकता है बाय ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर फॉर अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, और अगर कमिश्नर चाहे तो उसको एक्सटेंशन दे सकता है फॉर अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 years। सो टोटल टाइम पीरियड कितना हो सकता है, 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 4 years। सो टोटल आपको फाइनल ऑर्डर आने में 5 साल भी यहां पर लग सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फाइनल ऑर्डर जब आएगा तो दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला, जो भी टैक्सेस आपने पे किए थे प्रोविजनल असेसमेंट के हिसाब से, या तो वो शॉर्ट पे किए होंगे या फिर आपने वो एक्सेस पे किए होंगे, ठीक है। सो पहला केस लेते हैं जहां पर आपने वो शॉर्ट पे किया। अब अगर आपने आपको जो टैक्स पेमेंट करना था वो 1 करोड़ रुपीस का करना था और आपने जो पेमेंट किया प्रोविजनली वो 80 लाख रुपीस का ही किया, तो शॉर्ट पेमेंट किया है। सो अब जितना भी रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा, और जो पेमेंट होगा ना वो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट का रेट यहां पर 18% पर एनम रहने वाला है, ठीक है। और इंटरेस्ट कब से लगेगा, जब आपका ओरिजिनल ड्यू डेट था, जब पेमेंट करने का ओरिजिनल ड्यू डेट था वहां से लेकर के एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट तक का इंटरेस्ट भी आपको साथ में पे करना रहेगा, क्लियर है। एंड दूसरा केस, अगर आपने जो है एक्सेस में पेमेंट कर दिया तो उस केस में जितना एक्सेस पेमेंट किया है वो आपको रिफंड दिया जाएगा, एंड रिफंड जो दिया मिलेगा उसके साथ भी आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट का रेट जो है यहाँ पर 6% पर एनम रहने वाला है, क्लियर है। सो ये चीज ध्यान रखना, जब हम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट का रेट 18% है, लेकिन जब गवर्नमेंट हमको रिफंड कर रही है तो 6% के रेट से ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, और वो 6% भी कब से लगेगा, तो देखो फॉर एनी पीरियड एक्सीडिंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 61st डे से जो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यहां पर चालू किया जाएगा, क्लियर हो आपको। चलो सर, अब नेक्स्ट दिया हुआ है रिलीज ऑफ सिक्योरिटी। अब देखिए जब भी प्रोविजनल असेसमेंट करते हैं तो आपको बॉन्ड फर्निश करना पड़ता है, साथ में सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है। अब अगर आपका जो भी फाइनल ऑर्डर आता है और अगर उसमें कोई अमाउंट पेबल निकल रहा है और आपने पे कर दिया है, तो उस केस में जो एप्लीकेंट है वो यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करेगा फॉर रिलीज ऑफ सिक्योरिटी। अब उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, चेक करेगा कि भैया जो भी फाइनल ऑर्डर में जो अमाउंट दिया था वो आपने प्रॉपरली पे कर दिया क्या। अगर सारी चीजें प्रॉपरली पे कर दी होगी उस केस में वो यहाँ पर ऑर्डर पास करेगा और विद इन अ पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज जो है वो आपका सिक्योरिटी यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा, क्लियर है। चलो सर, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 61। ये बात करता है स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। अब देखिए जो भी रजिस्टर्ड व्यक्ति अपना रिटर्न्स फाइल करता है उसका स्क्रूटिनी किया जा सकता है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। तो अगर प्रॉपर ऑफिसर को कोई भी लगता है कोई भी रिटर्न को चेक करने का तो वो स्क्रूटिनी करेगा। अब अगर उस स्क्रूटिनी के दौरान कोई भी रिटर्न में डिस्क्रिपेंसीज फाउंड होती है तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर आपको जो है एक नोटिस इश्यू करेगा, और 30 दिन का समय देगा कि आपको जो है यहाँ पर रिप्लाई फर्निश करना है, ठीक है। तो 30 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है एप्लीकेंट को कि हमें ये डिस्क्रिपेंसीज आपके रिटर्न में मिली है, अब आप बताइए इनका क्या एक्सप्लेनेशन है। और अगर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो जो भी अमाउंट हमने मेंशन किया है वो आपको पेमेंट करना रहेगा, क्लियर है। सो अब एप्लीकेंट के पास क्या है, दो तरह की चीजें कर सकता है एप्लीकेंट। 30 दिन का समय है, या तो वो स्वीकार ले कि भैया मेरे से गलती हो गई, मैंने रिटर्न में कम अमाउंट पे कर दिया है, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है डिस्क्रिपेंसीज को, और जो भी अमाउंट मेंशन किया गया नोटिस के अंदर
उतना अमाउंट का टैक्स का पेमेंट कर दे और प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म भी कर दे कि भैया मेरे से गलती हुई थी, मैंने आपने जो अमाउंट बताया वो मैंने पे कर दिया। ठीक है, तो इस केस में तो मैटर क्लोज हो जाएगा, आपने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन दूसरा केस, अगर जो भी एप्लीकेंट है उसको लगता है कि यार जो डिस्क्रिपेंसीज बताई गई वो सही नहीं है, ठीक है, और मैं उससे एग्री नहीं करता हूं, उस केस में वो अपना एक्सप्लेनेशन फर्निश करेगा। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में बताएगा कि भैया नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है टैक्सेबल पर्सन यहां पर कर सकता है। अब प्रॉपर ऑफिसर क्या एक्शन लेगा, तो देखिए, अगर आपने जो भी एक्सप्लेनेशन फर्निश किया है, अगर उससे संतुष्ट हो जाता है प्रॉपर ऑफिसर, उस केस में कोई भी फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा और मैटर वहीं पर क्लोज हो जाएगा। लेकिन सर, अगर प्रॉपर ऑफिसर ये जो आपने रिप्लाई फर्निश किया है इससे संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, दूसरा केस, अगर जो आपने जो भी डिस्क्रिपेंसीज को एक्सेप्ट कर लिया लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया, ठीक है, सो दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो आपने रिप्लाई फर्निश किया लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या फिर आपने एक्सेप्ट कर ली डिस्क्रिपेंसीज को बट पेमेंट नहीं किया। इन दोनों केसेस में जो है प्रॉपर ऑफिसर ये चार में से कोई भी चीज आपके ऊपर कर सकता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है वो बहुत ध्यान रखना, इससे रिलेटेड हमें कंपाइलर में क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो क्या क्या चीजें कर सकता है, पहली चीज, प्रॉपर ऑफिसर आपके ऊपर ऑडिट कंडक्ट करवा सकता है अंडर सेक्शन 65। ठीक है, ये सेक्शन हम इसी चैप्टर में आगे चल करके पढ़ेंगे, तो आपका ऑडिट करवा सकता है। नेक्स्ट, डायरेक्शन दे सकता है टू कंडक्ट अ स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66। अब स्पेशल ऑडिट कौन करता है, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट जिसको नॉमिनेट किया गया है कमिश्नर के द्वारा, तो स्पेशल ऑडिट करवा सकता है। थर्ड चीज, वो आपका इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर करवा सकता है अंडर सेक्शन 67। एंड लास्ट, अगर उसको लगता है कि भैया आपने जो है बड़ा कोई गलती किया है, तो उस केस में जो वो आपके ऊपर डिमांड एंड रिकवरी के प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर सकता है अंडर सेक्शन 73, 74 एंड 74A ऑफ दिस एक्ट। क्लियर है, तो चार चीजें कौन कौन सी, फिर से पूरा ध्यान इधर रखना। सेक्शन नंबर 65 के अंदर ऑडिट करवा सकता है, सेक्शन नंबर 66 के अंदर स्पेशल ऑडिट के डायरेक्शंस दे सकता है। स्पेशल ऑडिट कौन करेगा, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट जिसको नॉमिनेट किया है कमिश्नर ने। थर्ड, आपका सेक्शन नंबर 67 के अंदर इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर करवा सकता है। एंड लास्ट, आपका जो है डिमांड एंड रिकवरी के प्रोविजंस भी इनिशिएट किए जा सकते हैं। क्लियर है, चलो सर, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 62। ये बात करता है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, जो व्यक्ति अपना रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, उस केस में प्रॉपर ऑफिसर जो है यहां पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। क्लियर है, तो यहां पर क्या बोला है, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39, अब चाहे वो मंथली रिटर्न हो या क्वार्टरली रिटर्न हो, ठीक है, या फिर उसने सेक्शन नंबर 45 के अंदर जो फाइनल रिटर्न होता है वो फर्निश नहीं किया है, उस केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, एक नोटिस इशू करेगा। ठीक है, तो प्रॉपर ऑफिसर एक नोटिस इशू करता है कि आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज के अंदर आप अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए। अब रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, ना तो खुद से रिटर्न फाइल कर रहा है, दूसरा जो नोटिस दिया गया है उसको, उस नोटिस का भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। इन केसेस के अंदर प्रॉपर ऑफिसर उसका टैक्स लायबिलिटी असर्टेन करेगा टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रिलेवेंट मटेरियल्स व्हिच इज अवेलेबल और व्हिच ही हैज गैदर्ड। तो सारे मटेरियल को गैदर करने के बाद वो यहां पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। क्लियर है, चलो सर, नेक्स्ट, टाइम लिमिट कितना रहेगा असेसमेंट ऑडिट पास करने का, तो टाइम लिमिट यहां पर दिया हुआ है 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर है 24 एंड 25, तो इसका एनुअल रिटर्न कब फाइल करेंगे, 31 दिसंबर 2025 को, वहां से 5 साल का टाइम पीरियड यहां पर रहेगा। ठीक है, सो 5 years के अंदर यहां पर ऑर्डर पास किया जा सकता है। नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। अब देखो, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नॉन फाइलर्स के केस में आपका जो असेसमेंट ऑर्डर है उसको विड्रॉ भी किया जा सकता है। अब नॉन फाइलर है, उसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, अगर वो व्यक्ति, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन अपना वैलिड रिटर्न फाइल करता है फॉर अ डिफॉल्ट पीरियड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर अगर वो अपना वैलिड रिटर्न फाइल कर देता है, उस केस में उसका असेसमेंट ऑर्डर जो है वो विड्रॉ कर दिया जाएगा। लेकिन जो भी एप्लीकेबल इंटरेस्ट है और पेनल्टी जो रहेगा वो यहां पर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट का रेट कितना रहेगा, 18% पर एनम, और पेनल्टी जो है वो हमारा सेक्शन नंबर 47 के अंदर यहां पर लगाया जाएगा। कितना पेनल्टी दिया हुआ है, 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5000 रुपीज। तो ये पेनल्टी जो है सीजीएसटी एक्ट के अंदर दिया हुआ है, इक्विवेलेंट पेनल्टी जो है वो एसजीएसटी एक्ट के अंदर भी रहेगा। क्लियर है, तो अगर आप अपना वैलिड रिटर्न जो है 60 डेज के अंदर फाइल कर देते हो तो आपका असेसमेंट ऑर्डर जो है वो विड्रॉ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चीज, अगर आपने अपना वैलिड रिटर्न जो है वो 60 डेज में फाइल नहीं किया है, तो आपको एक फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज भी यहां पर दिया जाता है। ठीक है, सो फर्दर पीरियड दिया जाता है 60 डेज का कि आप अपना वैलिड रिटर्न फाइल कर दीजिए। लेकिन उस केस में जो है आपको एक एडिशनल लेट फी ऑफ ₹100 ईच फॉर डिले बियॉन्ड 60 डेज यहां पर लगाया जाएगा। ठीक है, सो नॉर्मली हमारा 100 रुपीज पर डे तो यहां पर पेनल्टी लग ही रहा था, 60 डेज तक 100 रुपीज लगेगा, एंड 61st डे से 100 + 100 200 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी यहां पर लगाया जाएगा, एंड साथ में इंटरेस्ट भी यहां पर
चालू रहेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी यहां पर कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन आपका जो असेसमेंट ऑर्डर है उसको विड्रॉ कर दिया जाए। क्लियर हुआ आपको? समझा? तो सेक्शन नंबर 62 में हमने क्या पढ़ा? अगर आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो या फिर प्रॉपर ऑफिसर ने आपको नोटिस दिया और 15 डेज के अंदर भी आपने अपना कोई जवाब नहीं दिया है और रिटर्न फाइल नहीं किया है, उस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाएगा। टाइम पीरियड कितना है? 5 ईयर्स फ्रॉम द एनुअल रिटर्न का जो डेट है वहां से 5 साल का टाइम लिमिट रहेगा। नेक्स्ट, आपका असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ किया जा सकता है अगर आप 60 डेज में एक वैलिड रिटर्न फाइल कर देते हो। नेक्स्ट, अगर आप 60 डेज में रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो आपको एक फर्दर पीरियड ऑफ 60 डे दिया जाएगा, लेकिन उस केस में जो है एडिशनल लेट फी आपके लगाया जाएगा 100 रुपीज फॉर ईच डे। क्लियर है सर? चलो नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 63। बात करता है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, उनका असेसमेंट जो है यहाँ पर सेक्शन नंबर 63 में किया जाएगा। इस केस में भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाएगा। सो देखो, वेयर अ टैक्सेबल पर्सन, अब समझना यहाँ पर टैक्सेबल पर्सन वर्ड यूज किया है, और हमने जब सेक्शन नंबर 62 देखा था वहां पर रजिस्टर्ड पर्सन की बात हुई थी। ठीक है, सो रिटर्न कौन फाइल नहीं करेगा? जो रजिस्टर्ड पर्सन है। एंड टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है या फिर वो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, वो भी यहाँ पर टैक्सेबल पर्सन में इंक्लूड हो जाता है। सो जब भी कोई टैक्सेबल पर्सन फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इवन दो लाइबल टू डू सो, मतलब लाइबल था रजिस्ट्रेशन के लिए बट उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, या फिर दूसरा केस क्या बोला है? हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड अंडर सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 ऑफ द फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब ये सेक्शन कौन से चैप्टर का है? सो हमने जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ा था उसका ये सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, सो किन किन केसेस के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है वो सेम पॉइंट्स यहां पर दिए हुए हैं। ठीक है, सो वन बाय वन देखते हैं। पहला, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है who has contravened such provisions of this act or rules made thereunder as may be prescribed, या तो आप कोई भी प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन करते हो। दूसरा, कोई भी पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर ऑप्ट किया हुआ है और वो अगर अपना रिटर्न फर्निश नहीं करता है फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द सेड रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है अदर देन कंपोजिशन सप्लायर और वो अपना रिटर्न जो है वो फर्निश नहीं करता है फॉर सच कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब। और क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है? अगर कोई नॉर्मल रिटर्न फाइलर है, मंथली रिटर्न फाइलर है, तो उसके लिए 6 महीने तक अगर वो अपना रिटर्न फाइल नहीं करता है। एंड दूसरी चीज, अगर कोई क्वार्टरली रिटर्न फाइलर है तो उसके केस में 2 consecutive क्वार्टर्स तक अगर वो अपना रिटर्न फाइल नहीं करता है, उस केस में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट चीज, अगर कोई पर्सन ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन किया है अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 और वो अपना बिजनेस जो है वो कमेंस नहीं करता है विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड लास्ट चीज, अगर रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया गया बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सपरेशन ऑफ फैक्ट्स, सो इन 5 केसेस के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। क्लियर है? सो हमने क्या पढ़ा सर? सेक्शन नंबर 63 बात करता है अगर कोई व्यक्ति अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका असेसमेंट जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट यहां पर किया जाएगा। किन किन लोगों का? 2 लोगों की बात की गई है। पहला, कोई व्यक्ति लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। एंड दूसरा, किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया अंडर सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 के अंदर। इन केसेस के अंदर प्रॉपर ऑफिसर जो है असेस करेगा टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सेड अनरजिस्टर्ड पर्सन टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट फॉर द रेलेवेंट टैक्स पीरियड। क्लियर है? अब असेसमेंट करने के लिए वो यहां पर नोटिस इश्यू करेगा। ठीक है, सो बिफोर मेकिंग द असेसमेंट प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू अ नोटिस टू अ टैक्सेबल पर्सन, जिसके अंदर वो ग्राउंड्स बताएगा कि कौन से ग्राउंड्स के अंदर जो है आपका असेसमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो वो ग्राउंड्स भी यहां पर बताएगा। एंड देन जो भी एप्लीकेंट होगा उसको यहां पर टैक्सेबल पर्सन को 15 दिन का समय दिया जाएगा टू फर्निश योर रिप्लाई। सो 15 डेज के अंदर अंदर जो भी टैक्सेबल पर्सन होगा वो अपना रिप्लाई फर्निश करेगा। वो रिप्लाई को कंसीडर करने के बाद जो है यहाँ पर फाइनल ऑर्डर पास किया जाएगा, और जो भी ऑर्डर पास करेंगे उसका एक कॉपी जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा कॉमन पोर्टल पे। क्लियर है? एंड जो भी असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा वो यहाँ पर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया जाएगा एप्लीकेंट को, एंड उसके बाद ही पास करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, टाइम लिमिट कितना रहेगा असेसमेंट ऑर्डर पास करने का? तो सेम टाइम लिमिट दिया हुआ है 5 ईयर्स का। ठीक है, 5 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग योर एनुअल रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। तो 5 साल का यहाँ पर टाइम लिमिट दिया हुआ है। चलिए सर, नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 64। ये बात करता है समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस। ठीक है, तो समरी असेसमेंट कब किया जा सकता है? सो देखिए, जब भी प्रॉपर ऑफिसर को लगता है, जब भी प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस है दैट अ टैक्सेबल पर्सन हैज इनकर्ड अ लायबिलिटी टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट, तो अगर उसको लगता है कि भैया आपको टैक्स का पेमेंट आ रहा है अंडर सेक्शन अंडर दिस एक्ट। ठीक है, देन दूसरा, प्रॉपर ऑफिसर के पास सफिशिएंट ग्राउंड टू बिलीव है कि अगर हमने ऑर्डर पास करने में डिले किया तो ये हमारे रेवेन्यू को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। ठीक है, सो इन 2 सिनेरियोस के अंदर एंड बोला है। ठीक है, पहली चीज एविडेंस है कि आपके ऊपर टैक्स का लायबिलिटी है, एंड दूसरा, अगर ऑर्डर पास करने में डिले किया तो ये हमारे इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। उस केस में प्रॉपर ऑफिसर अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ एडिशनल कमिश्नर
एंड ज्वाइंट कमिश्नर जो है वो यहाँ पर समरी असेसमेंट करेगा। क्लियर है? सो द समरी असेसमेंट ऑर्डर एंड समरी देयरऑफ शैल बी अपलोडेड इलेक्ट्रॉनिकली इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो जो भी यहाँ पर असेसमेंट किया जाएगा उसका कॉपी जो है इलेक्ट्रॉनिकली भी अपलोड करेंगे। नेक्स्ट चीज विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। अब सर विड्रॉल से रिलेटेड हमने दो सेक्शंस देखे हैं। पहला सेक्शन नंबर 62 जो नॉन रिटर्न फाइलर्स वाला केस था, वहां पर भी आपका असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन नंबर 64 जो समरी असेसमेंट है। सो इन दो सेक्शंस के अंदर जो है आपका असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है? सो अब समरी असेसमेंट ऑर्डर भी विड्रॉ किया जा सकता है बाय एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द टैक्सेबल पर्सन। सो अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन जो है वो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज अगर वो एक एप्लीकेशन फाइल करता है फॉर द विड्रॉल, तो जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर जो है विड्रॉ कर सकते हैं। एंड दूसरा, ये ऑफिसर जो है ऑन हिज ओन मोशन भी यहां पर असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ कर सकते हैं। अब ऑन मोशन क्यों करेंगे? जब उनको लगता है कि ऑर्डर जो पास किया है वो सेक्शन नंबर 64 के अंदर पास नहीं करना था, इंस्टेड हमें जो है डिमांड एंड रिकवरी के प्रोविजन से इनिशिएट करना था। सेक्शन नंबर 73, 74 और 74A के अंदर जो है हमें यहाँ पर ऑर्डर पास करना चाहिए था, उस केस में यहाँ पर असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट चीज, डीम्ड टैक्सेबल पर्सन इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब देखिए कोई भी गुड्स का सप्लाई हो रहा है, उस केस में द टैक्सेबल पर्सन टू हुम द लायबिलिटी पर्टेन्स इज नॉट एसर्टेनेबल। अगर कोई टैक्सेबल पर्सन का पता लगाना मुश्किल है, उस केस में जो भी उस गुड्स का पर्सन इंचार्ज होगा, ठीक है, सो द पर्सन इंचार्ज ऑफ सच गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी द टैक्सेबल पर्सन। और सारी जो लायबिलिटी रहेगी टैक्स का पेमेंट करने की, वो उस पर्सन इंचार्ज पे ही रहेगी। क्लियर है? चलो सर, यहां पर हमारा असेसमेंट के 6 सेक्शंस पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ऑडिट से रिलेटेड किया हुआ है। अब ऑडिट से रिलेटेड दो सेक्शंस हमारे को यहां पर पढ़ना है, सेक्शन नंबर 65 एंड सेक्शन नंबर 66। पहला सेक्शन दिया हुआ है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी। अब देखिए टैक्स अथॉरिटी कब ऑडिट कर सकती है? तो ऑडिट ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन मे बी अंडरटेकन बाय द कमिश्नर। चाहे कमिश्नर चाहे तो खुद ऑडिट कर सकता है, या फिर किसी ऑफिसर को ऑथोराइज करेगा बाय वे ऑफ जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर, और वो जो ऑथोराइज ऑफिसर होगा वो यहां पर आकर के ऑडिट करेगा। क्लियर है? अब ऑडिट कहां किया जाएगा? सो जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस होगा रजिस्टर्ड पर्सन का, या तो वहां पर किया जाएगा या फिर उसके ऑफिस में किया जाएगा। और जब भी ऑडिट कर रहे हो उससे 15 डेज प्रायर में यहां पर नोटिस देना पड़ेगा ऑडिट का। ठीक है? तो ये ऑडिट हो रहा है, ये कोई रेड नहीं है कि सीधा आप जाकर के दावा बोल दो, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो यहां पर नोटिस दिया जाएगा 15 डेज प्रायर में, एंड देन जो है ऑडिट यहां पर कंडक्ट किया जाएगा। अब ऑडिट जो है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का हो सकता है, या पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, या फिर मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स के भी हो सकते हैं। टाइम लिमिट क्या रहेगा? तो देखो टाइम लिमिट दिया हुआ है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। जिस दिन से ऑडिट कमेंस हुआ वहां से 3 महीने के अंदर अंदर जो है यहां पर ऑडिट को कंप्लीट करना रहेगा। नेक्स्ट चीज, एक्सटेंशन जो है वो मिल सकता है फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ मैक्सिमम 6 मंथ्स बाय द कमिश्नर। कमिश्नर चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकता है। सो टोटल टाइम पीरियड कितना हो सकता है? 3 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स, सो टोटल 9 मंथ्स भी यहां पर लग सकते हैं ऑडिट को कंप्लीट होने में। क्लियर है? चलो सर, अब यहां पर एक वर्ड यूज किया है कि जो टाइम लिमिट हमें दिया है वो कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट से दिया हुआ है। सो कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट क्या होता है समझना, ठीक है? सो इससे रिलेटेड भी हमें कंपाइलर के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, समझना। और कमेंसमेंट कब कहलाता है? सो मींस द लेटर ऑफ द फॉलोइंग, द डेट ऑन विच द रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स कॉल्ड फॉर बाय द ऑडिट अथॉरिटी आर मेड अवेलेबल टू देम। और क्या बोला है? द एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द टैक्स पेयर। ठीक है? सो दो चीजें क्या बोली? पहला, मान लीजिए कोई ऑडिट करने जो ऑफिसर्स आए वो आ गए थे 10th ऑफ मार्च को, ठीक है, लेकिन मैंने उनको जो डॉक्यूमेंट यहां पर फर्निश किया, जो सारे रिकॉर्ड्स वगैरह अवेलेबल कराए, वो 20th ऑफ मार्च को कराए। इस केस में विचएवर जो लेटर रहेगा वो ही हमारा कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का डेट माना जाएगा। ठीक है? अब सेकंड एग्जांपल मान लेते हैं कि जो रिकॉर्ड्स मैंने अवेलेबल कराए वो 15th ऑफ अप्रैल को करवा दिया। ठीक है? 15th ऑफ अप्रैल को मैंने सारे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करा दिए थे, लेकिन जो टैक्स अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स हैं वो यहां पर 25th ऑफ अप्रैल को आए ऑडिट करने के लिए। इस केस में कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट क्या कहलाएगा? 25th ऑफ अप्रैल। ठीक है? सो दोनों में से जो लेटर वाला डेट होगा वही हम यहां पर लेंगे, और वहां से 3 मंथ्स का टाइम लिमिट देखना है, और एक्सटेंशन कितना मिल सकता है? फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। क्लियर है? चलो सर, अब ऑडिट कैसे कंडक्ट किया जाएगा? सो नॉर्मली ऑडिट कैसे किया जाता है? सो प्रॉपर ऑफिसर जो है ऑथोराइज करेगा टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, और उसमें सारी चीजें देखेंगे कि भैया डॉक्यूमेंट जो आपने फर्निश किया ऑन द बेसिस ऑफ विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, और जिस तरह से आपने रिटर्न्स वगैरह फाइल किए उन सब का एग्जामिनेशन करेंगे। करेक्टनेस देखेंगे आपके टर्नओवर का, एग्जाम्पशन जो क्लेम किए हैं, डिडक्शन क्लेम किए हैं, जो रेट ऑफ टैक्स जो आपने अप्लाई किया, इनपुट टैक्स रेट बराबर से लिया कि नहीं लिया है, उसका यूटिलाइजेशन देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट चीज, फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट। अब देखिए प्रॉपर ऑफिसर जो है इन्फॉर्म करेगा रजिस्टर्ड पर्सन को ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज नोटिस्ड।
अब जब भी ऑडिट करते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिलेगा, वो डिस्क्रिपेंसीज को यहाँ पर नोटिस के माध्यम से बताएगा टैक्सेबल पर्सन को, ठीक है। अब जो भी उसने फाइंडिंग्स रही है ऑडिट की, वो यहाँ पर टैक्सेबल पर्सन को बताएगा, एंड देन जो है वो अपना ऑडिट की जो फाइंडिंग्स होगी उसको फाइनलाइज तभी करेगा जब रिप्लाई आ जाते हैं, ठीक है। तो जब भी रिप्लाई आ जाएगा रजिस्टर पर्सन का, उसके रिप्लाई को कंसिडर करने के बाद ही अपनी ऑडिट फाइंडिंग्स को फाइनलाइज करेगा। फिर जो भी फाइनलाइज्ड ऑडिट फाइंडिंग्स होगी उनको विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज जो है रजिस्टर पर्सन को इन्फॉर्म कर देगा, एंड साथ में जो है रीजंस भी बताएगा फॉर सच फाइंडिंग्स, क्लियर है। एंड द प्रॉपर ऑफिसर शैल आल्सो इन्फॉर्म द सेड पर्सन हिज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अगेंस्ट सच ऑब्जर्वेशन। सो सिंपली जब भी ऑडिट ऑब्जर्वेशन मिले हैं, पहले आप रजिस्टर पर्सन को बताओ, वो अपने रिप्लाई देगा, वो उसके रिप्लाई को कंसीडर करने के बाद ही फाइनल किया जाएगा ऑडिट फाइंडिंग्स हो, और जो भी फाइनलाइज्ड ऑडिट फाइंडिंग होगी उसको 30 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्टर पर्सन को कन्वे करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज, अगर ऑडिट से हमें यह पता चलता है कि आपने टैक्स नहीं पे किया है, शॉर्ट पे किया है, इरोनियसली रिफंड लिया है, आईटीसी रॉन्गली अवेल किया है, या फिर आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज किया है, तो इन 5 केसेस के अंदर जो है आपके ऊपर डिमांड एंड रिकवरी के प्रोविजंस इनिशिएट किए जा सकते हैं, एंड सेक्शन नंबर 73, 74 एंड 74A के अंदर जो है आपको नोटिस लिया जा सकता है, क्लियर है। चलो सर, लास्ट सेक्शन पे आ जाता है, सेक्शन नंबर 66 बात करता है स्पेशल ऑडिट। अब देखिए स्पेशल ऑडिट कौन करेगा, तो जब भी कोई स्क्रूटिनी हो रहा है, इंक्वायरी हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, या कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रहा है आपके ऊपर, ठीक है, और एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस एंड इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इज ऑफ द ओपिनियन, अगर उसको ऐसा लगता है कि जो वैल्यू आपने डिक्लेयर किया है वो करेक्टली नहीं है, या फिर जो क्रेडिट आपने अवेल किया है इज नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट। सो इस केस में ध्यान रखना 2 चीजें, पहला जो वैल्यू आपने डिक्लेयर किया वो करेक्ट नहीं है, एंड दूसरा जो क्रेडिट आपने क्लेम किया है वो नॉर्मल लिमिट में नहीं है। इन 2 केसेस के अंदर कोई भी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर यहां पर आपका स्पेशल ऑडिट के डायरेक्शंस इश्यू कर सकता है, ठीक है। तो वो डायरेक्शंस इश्यू करेगा टू द रजिस्टर पर्सन टू गेट हिज रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन्ड एंड ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो स्पेशल ऑडिट कौन करेगा, या तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट जिसको नॉमिनेट किया है कमिश्नर ने, ठीक है। तो कमिश्नर इनको नॉमिनेट करेंगे एंड देन वो जो है यहां पर ऑडिट करेंगे। नेक्स्ट इज टाइम लिमिट कितना रहेगा ऑडिट कंप्लीट करने का, तो टाइम लिमिट दिया हुआ है यहां पर विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज यहां पर जो है सीए और सीएमए को अपना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, एंड ये 90 डेज का जो पीरियड है ये एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 90 डेज ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय हिम इन दिस बिहाफ बाय द रजिस्टर पर्सन और सीए और सीएमए, या तो जो जिस व्यक्ति का ऑडिट हो रहा है वो एप्लीकेशन फाइल करे, या फिर सीए और सीएमए जो है वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो उस केस में एक्सटेंशन मिल सकता है। एंड दूसरा कोई भी मटेरियल या सफिशिएंट रीजन है उस केस में भी एक्सटेंशन यहां पर दिया जा सकता है। सो टोटल टाइम पीरियड कितना रहेगा, 90 डेज प्लस 90 डेज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सेक्शन नंबर 66 के अंदर 90 प्लस 90 दिया हुआ है, एंड सेक्शन नंबर 65 जो हमने देखा उसके अंदर आपका टाइम लिमिट 3 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स यहां पर रहने वाला है, क्लियर है। तो ये चीज में कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट चीज, अब जो भी ऑडिट वगैरह किया जाएगा उसका खर्चा कौन बियर करेगा, ठीक है। सो एक्सपेंसेस कौन बोन करेगा, तो देखो सीए और सीएमए को अपॉइंट कौन कर रहा है, कमिश्नर कर रहा है, सो कमिश्नर ही सारा खर्चा यहां पर उठाएगा, ठीक है। जो भी रेम्यूनरेशन पे किया जाता है या जो भी दूसरा एक्सपेंसेस जो किया हो रहा है वो सारा एक्सपेंसेस जो है कमिश्नर ही बियर करेगा। नेक्स्ट चीज, कंक्लूजन ऑफ स्पेशल ऑडिट क्या रहेगा, सो देखिए जब भी आप ऑडिट को कंक्लूड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा जो भी एप्लीकेंट है उसको, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी आपका स्पेशल ऑडिट का रिजल्ट रहा है, फाइंडिंग्स रही है, उसको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्टर पर्सन को। एंड अगर उस ऑडिट से ये पता चलता है कि भैया आपने जो है टैक्स पे नहीं किया है, शॉर्ट पे किया है, इरोनियसली रिफंड लिया है, आईटीसी रॉन्गली अवेल किया है, या फिर आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज किया है, तो इन 5 केसेस के अंदर आपके ऊपर डिमांड एंड रिकवरी के प्रोविजंस जो है इनिशिएट किए जा सकते हैं। डिमांड एंड रिकवरी के कौन कौन से सेक्शन है, सेक्शन नंबर 73, 74 एंड 74A के अंदर, क्लियर है सर, समझा आपको। तो यहां पर हमारा चैप्टर जो है असेसमेंट एंड ऑडिट का पूरी तरह से कंप्लीट होता है। 7 पेजेस के अंदर हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है। आई होप आपको यहां पर समझा होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 18 पे, जिसका नाम है इंस्पेक्शन, सर्च, सीजन एंड अरेस्ट। अब देखिए हमने सेक्शन नंबर 59 से लेकर के सेक्शन नंबर 66 तक असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर में पढ़ा था। इस चैप्टर के अंदर हमें 6 सेक्शन पढ़ने हैं, सेक्शन नंबर 67 से लगा करके सेक्शन नंबर 72, ठीक है। पहला सेक्शन शुरू करते हैं, पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। अब समझिए इंस्पेक्शन क्या होता है। सो इंस्पेक्शन इनेबल करता है ऑफिसर्स को टू एक्सेस एनी प्लेस ऑफ बिजनेस। अब किन व्यक्ति के प्लेस ऑफ बिजनेस को एक्सेस कर सकता है, पहला बोला है कोई भी टैक्सेबल पर्सन, दूसरा पर्सन इंगेज इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, जो ट्रांसपोर्टर वगैरह होता है, एंड थर्ड बोला है पर्सन हु इज ओनर और ऑपरेटर ऑफ ए वेयरहाउस और गोडाउन। सो 3 लोगों की यहां पर बात की गई है, पहला टैक्सेबल पर्सन हो गया, दूसरा ट्रांसपोर्टर हो गया और तीसरा वेयरहाउस कीपर हो गया। इनके प्लेस ऑफ बिजनेस को एक्सेस करके इंस्पेक्शन किया जा सकता है।
अब किन किन केसेस में, कौन से सर्कमस्टेंसेस में इंस्पेक्शन किया जाएगा? तो देखो, जब भी कोई ज्वाइंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक का ऑफिसर को ऐसा लगता है, उसके पास अगर रीजन टू बिलीव है कि किसी टैक्सेबल पर्सन ने फॉलोइंग थिंग्स किया है, उस केस में वो ऑथोराइजेशन देंगे प्रॉपर ऑफिसर को कि आप जाइए और इंस्पेक्शन कीजिए। ठीक है, तो टैक्सेबल पर्सन के केस में बोला है कि चार में से कोई भी एक चीज अगर किया है तो उसका इंस्पेक्शन किया जा सकता है। फर्स्ट चीज बोला है सप्रेस्ड एनी ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। दूसरा, सप्रेस्ड स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड। थर्ड बोला है अगर उसने एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है इन एक्सेस ऑफ हिज एंटाइटलमेंट। एंड फोर्थ बोला है अगर उसने कोई भी ऐसा कॉन्ट्रावेन किया है प्रोविजंस का जिसका उद्देश्य है टैक्स इवेजन का, तो इन चार में से कोई भी एक चीज किया है तो उसका इंस्पेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर से चार कौन से पॉइंट्स थे? पहला, सप्रेस किया कोई भी ट्रांजैक्शन का सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का। दूसरा, सप्रेस किया है स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड। थर्ड बोला है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है इन एक्सेस ऑफ हिज एंटाइटलमेंट। एंड फोर्थ बोला है कि प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन किया है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स इवेजन। उस केस में टैक्सेबल पर्सन का इंस्पेक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस कीपर के केस में बोला है कि दो चीजें देखनी है आपको। पहला, अगर उन्होंने कोई भी गुड्स ऐसे रखे हैं जिसपे पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं किया है, मतलब लाइबल थे बट टैक्स का पेमेंट नहीं किया और उनको स्टोर करके रखा है। एंड सेकंड बोला है केप्ट हिज अकाउंट्स और गुड्स इन अ मैनर दैट इज लाइकली टू कॉज इवेजन ऑफ टैक्स, मतलब उनका जो उद्देश्य है वो टैक्स इवेजन का है। इस केस में ट्रांसपोर्टर या वेयरहाउस कीपर का भी इंस्पेक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज दिया हुआ है सर्च एंड सीजर। ठीक है, तो अगर इंस्पेक्शन के दौरान या कोई भी अदरवाइज ऐसा लगता है कि कोई ऐसे गुड्स या डॉक्यूमेंट या बुक्स ऐसे रखे गए हैं जो लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन है। ठीक है, तो तीन चीजों की यहां पर बात की है। पहला बुक्स हो गया, दूसरा हमारा गुड्स हो गया, और कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया। उनको इस तरह से रखा गया है, मान लीजिए कोई सीक्रेटली स्टोर करके रखा गया है और वो आपको मिलते हैं और ऐसा लगता है प्रॉपर ऑफिसर को कि ये हमारी प्रोसीडिंग्स के लिए काम का है। ठीक है, तो उस केस में उन गुड्स को या बुक्स को या डॉक्यूमेंट्स को सर्च करके यहां पर सीज किया जा सकता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट दिया हुआ है पावर ऑफ ऑफिसर ड्यूरिंग सर्च। ऑफिसर से क्या क्या पावर रहेंगे तो समझना। पहला, वो कोई भी सर्च एंड सीज कर सकते हैं कोई भी गुड्स को या डॉक्यूमेंट्स या बुक्स को जो लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन है। और अगर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है किसी गुड्स को सीज करना, तो उस केस में वो उस गुड्स को डिटेन कर सकते हैं। डिटेन करना मतलब क्या हो गया कि अब आप उन गुड्स को मूव नहीं कर सकते, रिमूव कहीं पर भी ले जा नहीं सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑफिसर। तो आपको उसको मूव करना है तो आपको ऑफिसर का परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, जो भी पर्सन के गुड्स सीज किए गए हैं वो एंटाइटल रहता है टू टेक कॉपीज और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द सीज रिकॉर्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑथराइज्ड ऑफिसर। ठीक है, तो देखो उसका बिजनेस तो चलता रहेगा, आप इंस्पेक्शन कर रहे हो लेकिन बिजनेस तो रुक नहीं सकता। सो अगर कोई जरूरत है तो आप फोटोकॉपीज वगैरह ले सकते हो। नेक्स्ट चीज, ऑफिसर जो चाहे तो ब्रेक ओपन कर सकता है कोई भी डोर, अलमीरा और बॉक्स इफ एक्सेस टू द सेम इज डिनाइड। तो ध्यान रखना, एक्सेस डिनाई किया है तो दरवाजा वगैरह तोड़ना है, ऐसा नहीं कि मर्जी हो गया सीआईडी का दया बन के दरवाजे तोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्सेस डिनाई किया है उस केस में ब्रेक ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑफिसर के पास पावर है कि वो सील कर सकता है प्रीमाइसेस को अगर एक्सेस डिनाई किया गया है। तो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा पूरा ताला लगा देते हैं, व्हाइट कपड़ा लगाते हैं, फिर सील लगा देते हैं, है ना। तो वो सील वगैरह भी कर सकते हैं प्रीमाइसेस को। एंड लास्ट चीज, अगर जो भी सीज्ड डॉक्यूमेंट है या बुक्स या थिंग्स जो आपने सीज किया है अगर वो आपके काम का नहीं है या आपकी प्रोसीडिंग्स के लिए यूजफुल नहीं है तो उस केस में आपको उनको रिटर्न करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द इशुएंस ऑफ शोकॉज नोटिस। तो जब शोकॉज नोटिस इशू किया उसके 30 दिन के अंदर आपको उनको रिटर्न करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सारे पावर्स रहते हैं ऑफिसर्स के ड्यूरिंग द सर्च। अब नेक्स्ट दिया हुआ है मैनर ऑफ रिलीज ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स। जो गुड्स आपने यहां पर सीज कर लिया है उनको रिलीज कैसे किया जाएगा, तो तीन मेथड्स यहां पर दिए गए हैं। पहला बोला है प्रोविजनल बेसिस पर। तो देखो, प्रोविजनल बेसिस पे क्या करना है, आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और साथ में सिक्योरिटी फर्निश करनी पड़ेगी। या तो बॉन्ड और सिक्योरिटी फर्निश कर दो या फिर जो भी एप्लीकेबल टैक्सेस, इंटरेस्ट और पेनल्टी है उसका पेमेंट कर दो। और इन केसेस के अंदर जो है आपका जो भी गुड्स वगैरह रहेंगे उनको रिलीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बोला है एक्चुअल रिटर्न ऑफ गुड्स। अब देखिए, जब भी आपके कोई भी गुड्स कॉन्फिस्केट किए जाते हैं, सीज किए जाते हैं, तो उस केस में एक नोटिस इशू करना पड़ता है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। और ये 6 महीने का टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर अ फर्दर 6 मंथ्स। ठीक है, तो इतने समय में जो है नोटिस इशू करना पड़ेगा। अब अगर नोटिस इशू नहीं किया गया विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ उस केस में आपको उन गुड्स को रिटर्न कर देना पड़ेगा। एंड लास्ट केस बोला है डिस्पोजल ऑफ गुड्स। अब देखिए, गवर्नमेंट को जब भी लगता है कि जो गुड्स सीज किए गए हैं वो पेरिशेबल नेचर के हैं या फिर हेजार्डियस नेचर के हैं, या फिर हम उनको सीज तो कर लिए, लेकर के तो आ गए बट उनको रखने की जगह नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो जगह की अगर कमी है और वो हेजार्डियस नेचर के हैं तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर यहां पर उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। लेकिन जो भी गुड्स को सीज किया है उसका एक इन्वेंट्री यहां पर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन कौन से गुड्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप सीज करके लाए उनका इन्वेंट्री मेंटेन करना है और फिर अगर आप चाहो तो यहां पर डिस्पोज ऑफ भी किया
जा सकता है। सो तीन तरह से जो है कॉन्फिस्केटेड को गुड्स को रिलीज किया जा सकता है। पहला प्रोविजनल बेसिस पे, दूसरा एक्चुअल रिटर्न ऑफ गुड्स एंड तीसरा बोला है डिस्पोजल ऑफ गुड्स। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट आते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन। अब सर्च ऑपरेशन के टाइम पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो सिंपली आपको ये सारे पॉइंट्स बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट रेड मूवी जो है अजय देवगन वाली, वो आपको याद रखना है एंड वही पॉइंट्स जो है आपको थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, सो वन बाय वन देखते हैं। पहला, जब भी आप सर्च कर रहे हो तो आपके पास एक वैलिड सर्च वारंट होना चाहिए। ठीक है, सर्च वारंट होना चाहिए। दूसरा, सर्च वारंट पे आपको सिग्नेचर लेना पड़ेगा जो भी पर्सन इंचार्ज है, जिसका आप जिसके यहाँ पर प्रीमाइसेस पे जाकर के आप सर्च कर रहे हो, तो उसका सिग्नेचर लेना पड़ेगा। साथ में 2 विटनेस आपके एटलीस्ट होने चाहिए और 2 विटनेस का भी आपको साइन लेना पड़ेगा। क्लियर है। दूसरी चीज, अगर आप सर्च कर रहे हो किसी के रेसिडेंस पे, तो उस केस में आपके साथ एक लेडी ऑफिसर का होना भी जरूरी है, क्योंकि आपको किसी को तलाशी वगैरह लेना होगा तो लेडी ऑफिसर का साथ में होना जरूरी है। नेक्स्ट चीज, जब भी आप सर्च शुरू कर रहे हो आपको अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सो जो भी ऑफिसर्स वगैरह गए उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड वगैरह बताना पड़ेगा एंड जो भी सर्च किया जाएगा ना, वो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस के प्रेजेंस में ही किया जाएगा। अब ये विटनेस कौन हो सकते हैं? आपके पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी जो लोकेलिटी में पास में वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो उनके प्रेजेंस में ही यहाँ पर सर्च कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, जब भी आप सर्च कर रहे हो उसके बिफोर एंड आफ्टर द सर्च प्रोसीडिंग्स, जो भी ऑफिसर सर्च करने आए उनको अपना पर्सनल सर्च करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो पर्सनल सर्च क्यों करवाना है, सिंपल समझो। कई बार क्या होता है, जो ऑफिसर्स सर्च वगैरह करने आते हैं वही कुछ चीज गलत चीज लेकर के आते हैं और छुपा देते हैं और फिर बोलते हैं कि आपके घर से ये चीजें मिली है ना। तो जबरदस्ती उस व्यक्ति को फंसा दिया जाता है। इसीलिए यहां पर बोला है कि देखो आप सर्च करने आ रहे हो, उससे पहले आप अपना पर्सनल सर्च करवाओ कि कहीं खुद तो कुछ लेकर के नहीं आ रहे हो, तो पहले भी करवाना है। एंड सर्च का पूरा एक्टिविटी हो गया उसके बाद में भी आपको सर्च करवाना पड़ेगा, ताकि ये देख सके कि भैया कोई घर से कुछ चुरा के तो नहीं ले जा रहे हैं। तो इसलिए बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीडिंग्स आपको जो है यहाँ पर पर्सनल सर्च यहाँ पर करवाना पड़ता है। नेक्स्ट, पंचनामा एंड मर्जर जो है वो प्रोसीडिंग्स का एक प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें सारी डिटेल्स रहती है कि कौन कौन से गुड्स को सीज वगैरह किया गया है। ठीक है, so a list of all goods documents recovered and seized or detained should be prepared and annexed to पंचनामा एंड मर्जर। और ये जो पंचनामा एंड मर्जर प्रिपेयर किया जाता है, इसका एक कॉपी जो है वो पर्सन इंचार्ज को भी दिया जाता है। नेक्स्ट चीज, जब भी सर्च पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो भी सर्च वारंट है उसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा जो भी ओरिजिनल इशूइंग ऑफिसर था। ठीक है, जिसने वो सर्च वारंट इशू किया उसको आपको फिर से रिटर्न करना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ आपको आउटकम भी बताना पड़ेगा कि भैया हमने सर्च किया है तो इसका क्या आउटकम रहा है। एंड साथ में जिन जिन लोगों ने सर्च में पार्टिसिपेट किया था उन सारे ऑफिसर्स का नाम भी आपको यहां पर बताना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये सारी चीजें जो है ध्यान रखनी ड्यूरिंग द सर्च ऑपरेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्च वारंट एंड इट्स कंटेंट। अब देखो ये एग्जाम में भी पूछा गया है, क्वेश्चन कंपाइलर में भी दिया हुआ है। सो बेसिकली ध्यान क्या रखना है, सर्च वारंट होता क्या है? इट इज नथिंग बट अ रिटन अथॉरिटी टू कंडक्ट सर्च। ठीक है, सर्च करने के लिए आपके पास एक रिटन अथॉरिटी रहता है। अब इसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा? सो द ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर और अबाउ, ज्वाइंट कमिश्नर या उसके अबाउ रैंक का ऑफिसर जो है सर्च वारंट इशू कर सकता है। अब वो सर्च वारंट कब इशू करेगा? जब उसके पास रीजनेबल बिलीफ है कि भैया सर्च वगैरह कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि मर्जी हो गई सर्च कर दिया, आपके पास कुछ रीजनेबल बिलीव्स होने चाहिए कि भैया इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, इसलिए हमें इसका सर्च करना है। अब सर्च वारंट का कंटेंट क्या क्या रहता है? सो देखो, वायलेशन अंडर दिस एक्ट, कौन से सेक्शन के अंदर वायलेट किया है, कौन से प्रीमाइसेस को सर्च करने वाले हैं, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन ऑथोराइज्ड फॉर सर्च, देन जिस ऑफिसर ने सर्च वारंट इशू किया है उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसकी राउंड सील वगैरह होनी चाहिए। नेक्स्ट, डेट एंड प्लेस ऑफ इशू, सीरियल नंबर क्या है सर्च वारंट का, एंड सर्च वारंट जो है वो कितने दिन के लिए वैलिडिटी है उसका, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, जनरली सर्च वारंट जो है वो कोई उनका जो वैलिडिटी है वो 1 या 2 डेज के लिए ही होता है। ऐसा नहीं कि आज सर्च वारंट आ गया फिर उसके 1-2 महीने बाद सर्च करेंगे, उतने टाइम में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। इसीलिए सर्च वारंट का वैलिडिटी जो है वो बहुत कम दिनों के लिए ही यहाँ पर रहता है। क्लियर है, तो ये सारे कंटेंट रहते हैं हमारे सर्च वारंट के। नेक्स्ट दिया हुआ है सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्च और सीजर। अब देखिए, पहले हमने देखा था पावर ऑफ ऑफिसर ड्यूरिंग द सर्च, ऑफिसर के क्या क्या पावर होंगे। यहां पर दिया हुआ है जिस व्यक्ति का सर्च किया जा रहा है उसके क्या क्या, उसके पास क्या क्या सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं। तो पहला बोला है देखो, जो भी सीज्ड गुड्स या डॉक्यूमेंट्स है उसको रिटेन नहीं कर सकते हो बियॉन्ड द पीरियड नेसेसरी फॉर देयर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए जितना समय चाहिए उतना टाइम रखो, उसके बाद जो है आपको वो रिटर्न यहां पर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फोटोकॉपीज ले सकते हैं सीज्ड डॉक्यूमेंट्स का, हमें अगर जरूरत है तो फोटोकॉपीज वगैरह, एक्सट्रैक्ट्स वगैरह ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई भी गुड्स को सीज किया गया है और नोटिस अगर इशू नहीं किया विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, और ये 6 मंथ्स का टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर अ फर्दर 6 मंथ्स, तो अगर नोटिस इशू नहीं किया है उस केस में आपको उन गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट,
जो कोई सर्टेन कैटेगरी ऑफ गुड्स है जो कि पेरिशेबल नेचर के हैं या हैजार्डियस नेचर के हैं, तो उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है ऑफिसर्स के द्वारा इमीडिएटली। और जो भी गुड्स डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उनका एक इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ेगा। एंड लास्ट चीज, जो भी प्रोविजंस यहाँ पर लगाए जाएंगे वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स के यहाँ पर प्रोविजंस इन्वोक किए जाएंगे। क्लियर है? चलो सर, यहां पर हमारा सेक्शन नंबर 67 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। सेक्शन नंबर 67 बात करता है पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। अब आ जाता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 68, जो बात करता है इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट। जब गुड्स मूवमेंट में है उनका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो देखो, inspection can be carried out of a conveyance carrying a consignment value of exceeding the specified limit। specified limit कितना है? 50,000 का। तो अगर किसी कंसाइनमेंट वैल्यू का जो कंसाइनमेंट वैल्यू जो है वो एक्सीडिंग 50,000 है, तो उस केस में उसका इंस्पेक्शन करके उसको ईवे बिल वगैरह प्रोड्यूस किया जाना चाहिए और उस कन्वेंस का इंस्पेक्शन यहां पर किया जा सकता है। ठीक है? और जब आप इंस्पेक्शन कर रहे हो ड्यूरिंग द ट्रांजिट, तो आपको किसी भी ऑथोराइजेशन की भी जरूरत नहीं है। हमने सेक्शन नंबर 67 में देखा था कि आपको जॉइंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक के ऑफिसर का ऑथोराइजेशन होना चाहिए। अब यहां पर देखो, गुड्स जो है वो मूवमेंट में है, ट्रांजिट में है, अब वहां कहां है ऑथोराइजेशन लेने जाओगे? इसलिए बोल दिया कि ऑथोराइजेशन की जरूरत नहीं है, आप जो है उसका इंस्पेक्शन कर सकते हो। और जो भी व्यक्ति होगा, जो भी पर्सन इंचार्ज होगा, उसको यहाँ पर ईवे बिल वगैरह प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे एंड उसको पूरी तरह से कॉपरेट यहाँ पर करना रहेगा। क्लियर है? चलो सर, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 69, बात करता है पावर ऑफ अरेस्ट। ठीक है? पावर टू अरेस्ट। अब अरेस्ट क्या होता है? तो देखो, इसका डेफिनेशन जीएसटी एक्ट के अंदर नहीं दिया है, बट एक जनरल डेफिनेशन क्या होता है? टेकिंग इनटू कस्टडी अ पर्सन अंडर सम लॉफुल कमांड और अथॉरिटीज, किसी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में ले लेना। ठीक है? अब नेक्स्ट दिया हुआ है ऑथोराइजेशन ऑफ अरेस्ट टू प्रॉपर ऑफिसर। अब देखिए, ऑथोराइजेशन कौन देता है? तो जब भी कमिश्नर को ऐसा लगता है कि किसी पर्सन ने कोई भी ऑफेंस किया है और वो ऑफेंस प्रिस्क्राइब किया गया अंडर सेक्शन 132 1A बी सी एंड डी और सेक्शन नंबर 132 2। ठीक है? तो इन ये सेक्शन जो है हमारे ऑफेंसेस एंड पेनल्टी चैप्टर के दिए हुए हैं। तो अगर किसी ऑफिसर को ऐसा लगता है, कमिश्नर को ऐसा लगता है कि इन सेक्शंस के अंदर कोई भी ऑफेंस किया गया है और जो टैक्स इवेजन जो है उसका अमाउंट मोर देन 2 करोड़ रुपीस है, 2 करोड़ से ज्यादा का अगर इवेजन किया गया है, उस केस में कमिश्नर यहाँ पर ऑथोराइज करेगा प्रॉपर ऑफिसर को कि आप जाइए और उस व्यक्ति को अरेस्ट कीजिए। ठीक है? अब ये जो मॉनेटरी लिमिट दिया गया है ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा अगर कोई रिपीट ऑफेंस है। अगर कोई रिपीट ऑफेंस किया है तो उसमें मॉनेटरी लिमिट नहीं देखना है और आप सीधा जाकर के उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, यहां पर दो तरह के ऑफेंसेस हो सकते हैं। पहला होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है? तो दोनों क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है वो नॉन बेलेबल होता है। ये बेसिकली सीरियस कैटेगरी ऑफ ऑफेंस होता है। ठीक है? इस केस में जो है आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हो विदाउट अरेस्ट वारंट। आपको अरेस्ट वारंट की भी जरूरत नहीं है और अरेस्ट करने के बाद अगर आप उससे कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो तो वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है? तो आपको कोर्ट की परमिशन की भी जरूरत नहीं है, सीधा व्यक्ति को अरेस्ट करो और आप सीधा इंस्पेक्शन यहां पर कर सकते हो। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस कब कहलाएगा? जब अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन जो है वो एक्सीड करता है 5 करोड़ रुपीस को। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर ऑफेंस किया है तो वो हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और उस केस में बेल भी यहां पर जनरली नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये रिलेटिवली लेस सीरियस ऑफेंस होते हैं और इनके केस में यहां पर बेल भी मिल जाता है। ठीक है? तो इस केस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में, आपको किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो आपके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए। इन साथ में अगर आप उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो तो आपके पास कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। क्लियर है? सो अदर ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट आर नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल एंड ऑल arrested person shall be released on bail by additional commissioner और joint commissioner। तो इनके केस में यहां पर बेल भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलो सर, नेक्स्ट आता है सेफगार्ड्स ऑफ अ पर्सन हु इज प्लेस्ड अंडर अरेस्ट। जिस व्यक्ति को अरेस्ट कर दिया गया उसके पास क्या क्या सेफगार्ड्स अवेलेबल है। सो पहला केस, अगर कोई पर्सन को अरेस्ट किया गया है अंडर कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर, ठीक है, तो उस केस में उस व्यक्ति को आपको वारंट की तो जरूरत है नहीं, आप सीधा अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको उस व्यक्ति को ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे कि कौन से ग्राउंड्स पे बेसिस पे आपको यहां पर अरेस्ट किया गया है। एंड साथ में जो है उसको यहां पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा विदिन 24 आवर्स। ठीक है? जिस टाइम में आपने उसको अरेस्ट किया उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया है फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उस केस में एसी और डीसी अगर चाहे तो उसको बेल दे सकते हैं। ठीक है? उसको बेल यहां पर मिल सकता है। And next, all arrest must be in accordance with the provisions of Code of Criminal Procedures। जो Code of Criminal Procedures की जो provisions है उसके हिसाब से ही यहाँ पर अरेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट। अब देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहली चीज, अरेस्ट जो है वो डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे। तो जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करो तो आपको काफी सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, जैसे नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, क्वांटम ऑफ टैक्स इवेजन कितना है, कितना क्रेडिट जो है रॉन्गफुली अवेल किया है, नेचर एंड क्वालिटी ऑफ एविडेंस क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ एविडेंस बीइंग टेम्पर्ड। अगर आपको लगता है कि भैया इस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया
तो ये छेड़छाड़ करेगा एविडेंस के साथ, तो उस केस में भी अरेस्ट किया जा सकता है। सो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट दिया हुआ है द पावर टू अरेस्ट हैज टू बी एक्सरसाइज आफ्टर केयरफुली कंसीडरेशन ऑफ फैक्ट्स ऑफ द केस व्हिच मे इंक्लूड्स। सो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है आपको। सो देखो, पहला टू इंश्योर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। अगर आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है तो सीधा उसको अरेस्ट करके ले आओ। दूसरा, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम एब्सकॉन्डिंग। अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति भाग जाएगा अगर उसको अरेस्ट नहीं किया तो उसको अरेस्ट करके ले आओ। तीसरा, अगर कोई मास्टरमाइंड है या कोई की ऑपरेटर है, ठीक है, इफेक्टिंग प्रॉक्सी और बेनामी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा कोई व्यक्ति और वो मास्टरमाइंड है तो आप उसको यहां पर जो है अरेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, वेयर द इंटेंट टू टैक्स इवेजन इज एविडेंट एंड, मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति जो है टैक्स इवेजन करेगा, ये एविडेंट है, तो उस केस में अरेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग विद एविडेंस। अगर आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति अगर बाहर रहा तो ये टेम्पर कर सकता है एविडेंस को, तो उसको आप अरेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, इंटिमिडेटिंग और इन्फ्लुएंसिंग विटनेसेस। आपने देखा होगा फिल्मों में कि जब भी कोई विटनेस गवाही देने आता है तो उससे पहले ही उसको अगवा कर लिया जाता है, उसकी फैमिली को थ्रेट देते हैं, है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कोई बड़ा आदमी है और ऐसा काम कर सकता है तो उस केस में उसको आप यहाँ पर अरेस्ट कर सकते हो। एंड लास्ट बोला है लार्ज अमाउंट ऑफ इविजन ऑफ टैक्स। अगर टैक्स इविजन का अमाउंट ज्यादा है उस केस में भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं आपको किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 17। ये बात करता है पावर टू समन पर्संस टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो अगर ड्यूरिंग द इंक्वायरी अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि भैया किसी व्यक्ति को बुला करके मुझे कुछ पूछताछ करनी है तो वो यहां पर समन इशू कर सकता है, ठीक है। और जिस भी व्यक्ति को समन इशू किया है वो ड्यूटी बाउंड है टू अपीयर बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर, उसको अपीयर होना पड़ेगा। अब चाहे तो वो खुद अपीयर हो सकता है या फिर उसका कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भी अपीयर हो सकता है। और अगर उसको समन के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाए गए कि आपको आना है और डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना है, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी साथ में आपको प्रोड्यूस करने रहेंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, जब भी आपसे समन किया गया तो आपको जो भी सवाल पूछे जाए उसका ट्रूथ बताना पड़ेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में पूरा कॉपरेट करना है और सच्चाई आपको बतानी रहेगी। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ समन, ठीक है। तो अगर आपको यहां पर समन इशू किया गया है और आप अपीयर नहीं करते तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस रहेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो चार चीजें यहां पर हो सकती है। पहला, इफ अ पर्सन डज नॉट अपीयर ऑन द डेट व्हेन समन्ड विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन, मतलब आपको समन इशू किया गया बट आप अपीयर नहीं किए। दूसरा, आपने एब्सकॉन्ड कर दिया टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन, आप मतलब जो है समन इशू किया गया लेकिन वो व्यक्ति भाग गया। थर्ड चीज बोला है, इन केस ही डज नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस, मतलब जिस व्यक्ति को समन इशू किया गया था वो खुद तो अपीयर किया है बट वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के नहीं आए जो उससे मंगवाए गए थे। एंड फोर्थ बोला है कि इन केस ही गिव्स फॉल्स एविडेंस, ठीक है, मतलब अपीयर किया, एविडेंस भी लिए बट वो झूठे एविडेंस यहाँ पर प्रोड्यूस किए गए। तो चार केसेस कौन से हैं। पहला, जिस व्यक्ति को समन इशू किया गया वो खुद अपीयर नहीं किया। दूसरा, जिस व्यक्ति को समन इशू किया वो एब्सकॉन्ड कर गया। थर्ड बोला है कि जिस व्यक्ति को समन इशू किया वो खुद तो अपीयर किया लेकिन उसने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं किए जो वो उससे मंगवाए गए थे। एंड फोर्थ बोला है कि अगर वो फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस करता है, इन केसेस के अंदर जो है उसका वो व्यक्ति जो है ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर इंडियन पेनल कोड, ठीक है। सो आईपीसी की धाराएं उसके ऊपर लगाई जाएगी। दूसरी चीज, जीएसटी एक्ट के अंदर जो है अगर वो अपीयर नहीं करता है उस केस में वो व्यक्ति पे पेनल्टी लगाया जाएगा अप टू ₹25,000 अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 क्लोज डी ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। सो 25,000 तक की पेनल्टी भी जो है जीएसटी एक्ट के अंदर लगाई जा सकती है। नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है सेक्शन नंबर 71, बात करता है एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस। अब देखिए, कोई भी ऑफिसर जिसको ड्यूली ऑथराइज किया है ज्वाइंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक का ऑफिसर तो है, तो वो व्यक्ति जाकर के किसी भी व्यक्ति के ऑफिस को या प्रीमाइसेस को जो है यहां पर एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो कैन हैव एक्सेस टू एनी बिजनेस प्रीमाइसेस व्हिच मे बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट एनी ऑडिट हो गया, स्क्रूटिनी हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, या ऐसा कोई भी चीज करने के लिए, प्रोसीडिंग्स करने के लिए वो यहां पर एक्सेस कर सकता है। अब नेक्स्ट चीज, जब भी किसी व्यक्ति के प्लेस ऑफ बिजनेस को एक्सेस किया गया है तो वो पर्सन का क्या जिम्मेदारी है, तो उसको ऑफिसर को ऑफिसर जो है वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को, कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, कोई भी अदर थिंग जो उनको लगता है कि जरूरी है इंस्पेक्शन के लिए, तो वो ये सारी चीजें इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब जिस भी व्यक्ति के यहाँ इंस्पेक्शन हो रहा है उस व्यक्ति को, पर्सन इंचार्ज को जो है फर्निश करना पड़ेगा द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 वर्किंग डेज। तो आपके यहाँ पर आकर इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, कुछ भी ऑडिट वगैरह हो रहा है, तो आपको 15 डेज के अंदर अंदर सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब अगर ऑडिट का केस है सेक्शन नंबर 65 वाला, तो उस केस में टैक्स अथॉरिटी जो भी है उसको आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। लेकिन अगर आपका ऑडिट हो रहा है अंडर सेक्शन 66 जो हमारा स्पेशल ऑडिट है, उस केस में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट कर रहे हैं उनको भी आपको जो है
डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फर्निश करने पड़ेंगे। और टाइम लिमिट कितना है, तो सेम टाइम लिमिट है, 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपसे मंगवाए जा सकते हैं, तो पहला बोला है द रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एंड डिक्लेयर टू द प्रॉपर ऑफिसर इन द प्रिस्क्राइब मैनर। जो रिकॉर्ड्स प्रिपेयर आपने किए हैं, दूसरा कोई ट्रायल बैलेंस हो गया, या स्टेटमेंट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स हो गए, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हो गया, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, या कोई भी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो उनको लगता है वो यहाँ पर मंगवा सकते हैं और उसका जो है चेकिंग कर सकते हैं। क्लियर है? चलो सर लास्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, सेक्शन नंबर 72 बात करता है ऑफिसर टू असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंपली कौन, जब भी कोई इंस्पेक्शन हो रहा है, सर्च हो रहा है, सीजर हो रहा है, अरेस्ट हो रहा है, तो कौन कौन सा ऑफिसर्स असिस्ट करते हैं हमारे सीजीएसटी ऑफिसर्स को। तो देखिए आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जब रेड वगैरह होती है तो साथ में पुलिस वगैरह भी होते हैं। तो उसी तरह जब जीएसटी का ऐसा कोई इंस्पेक्शन हो रहा है, ऑडिट हो रहा है, तो उस केस में पुलिस वगैरह जो है वो हो सकती है, असिस्ट कर सकते हैं। रेलवेज के ऑफिसर हो गए, कस्टम्स ऑफिसर हो गए, ऑफिसर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट इंगेज इन कलेक्शन ऑफ जीएसटी, ऑफिसर ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट इंगेज इन कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यूज, विलेज ऑफिसर्स हो गए, या कोई भी अदर ऑफिसर जिसको नोटिफाई किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारे ऑफिसर जो है असिस्ट कर सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर को वाइल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो यहां पर हमारा इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट का चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। 6 पेजेस के अंदर हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। 6 सेक्शन ही यहाँ पर दिए गए हैं। कई बार जो है 4 मार्क्स के लिए ये चैप्टर को पूछा जा सकता है, सो इसलिए इस चैप्टर को भी अच्छे से आपको कवर करना रहेगा। ठीक है सर, चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 20 पे, जिसका नाम है लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। छोटा सा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमें 10 सेक्शंस पढ़ने रहेंगे। सबसे पहला सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन नंबर 85, जो बात करता है लाइबिलिटी टू पे इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। जब भी बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, अब ट्रांसफर जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे आपका सेल हो गया, गिफ्ट हो गया, लीज, लीव, लाइसेंस, हायर और इन एनी अदर मैनर। ठीक है, चाहे आपका बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, किसी सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई और उस अकाउंट में भी ट्रांसफर हो रहा है, तो भी वो इस सेक्शन के अंदर कवर होगा। अब देखिए 2 सिनेरियोस हो सकते हैं। अगर बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है तो बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर तक जो ट्रांसफरर होता है एंड ट्रांसफरी, दोनों ही व्यक्ति आपस में जॉइंटली एंड सेवरली यहाँ पर लाइबल होते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आपको इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखना है, जॉइंटली एंड सेवरली। जॉइंटली मतलब दोनों मिलकर के लाइबल होंगे, एंड सेवरली मतलब इंडिविजुअल भी यहाँ पर लाइबिलिटी रहेगा। क्लियर है? सो बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर दोनों ही यहाँ पर लाइबल रहते हैं, लेकिन आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, एक बार ट्रांसफर हो गया उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ही यहाँ पर लाइबल होगा फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 86 पे, जो बात करता है लाइबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। अब देखिए अगर कोई एजेंट है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को सप्लाई कर रहा है या गुड्स को रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो है दोनों ही व्यक्ति, एजेंट एंड प्रिंसिपल, दोनों ही आपस में जॉइंटली एंड सेवरली यहाँ पर लाइबल रहने वाले हैं। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 87 बात करता है लाइबिलिटी टू पे इन केस ऑफ अमलगमेशन और मर्जर ऑफ अ कंपनी। अब समझना, कोई 2 कंपनीज जो है वो आपस में मिलकर के अमलगमेट हो जाती है, जैसे कि ए लिमिटेड है एंड बी लिमिटेड है, दोनों ही मिलकर के आपस में मर्ज हो जाती है एंड ए बी लिमिटेड यहाँ पर फॉर्म करता है। अब उस केस में आपको ऑर्डर आएगा, ठीक है, अमलगमेशन का। तो जिस दिन आपका ऑर्डर आया, ठीक है, मान लेते हैं एग्जांपल में 20th ऑफ मार्च को आपका यहाँ पर ऑर्डर आता है, ठीक है। अब वो ऑर्डर इफेक्टिव हो सकता है पहले की डेट से हो, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव भी यहाँ पर हो सकता है। तो उस केस में मान लेते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर जो है वो हमारा 1st ऑफ मार्च है। सो अब 1st ऑफ मार्च से लेकर के 20th ऑफ मार्च, ये जो समय है, इस केस में दोनों ही कंपनी आपस में डिस्टिंक्ट कंपनीज कहलाएगी, ठीक है। और जो भी सप्लाईज इन्होंने किए एक दूसरे के बीच, जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को कोई गुड सप्लाई किया है या कोई गुड्स रिसीव किए हैं, तो दोनों ही जो कंपनी है अलग अलग कहलाएगी और उनका जो टर्नओवर है वो रेस्पेक्टिव कंपनीज का यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है। सो डेट ऑफ ऑर्डर तक दोनों ही कंपनी अलग कहलाती है एंड डेट ऑफ ऑर्डर के बाद में ये जो टाइम पीरियड है, इसके बाद में एक ही कंपनी की यहाँ पर लायबिलिटी रहेगी जो मर्ज कंपनी होती है। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 88। ये बात करता है लायबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन, ठीक है। तो इस सेक्शन के ऊपर आपको 2 स्टार लगा देने हैं यहाँ पर, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर कुछ सेक्शन ही है ऐसे जो इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन आपको ध्यान में रखना है। जब भी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, ठीक है, तो आपने लिक्विडेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ा होगा लॉ सब्जेक्ट में। तो लिक्विडेशन के केस में क्या होता है, एक लिक्विडेटर यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। तो लिक्विडेटर कौन होता है? पर्सन अपॉइंटेड एज अ रिसीवर ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी, जिसको सारी कंपनी के एसेट्स यहाँ पर रिसीव होते हैं। सो रिसीवर जो लिक्विडेटर जो होता है वो यहाँ पर अपना अपॉइंटमेंट का इंटीमेशन देगा कमिश्नर को विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो जिस दिन वो अपॉइंट हुआ है वहां से 30 दिन के अंदर अंदर वो कमिश्नर को बताएगा कि भैया हम लिक्विडेटर अपॉइंट हुए हैं। उसके बाद कमिश्नर क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा, कॉल करेगा, इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए उसको गैदर करेगा एंड देन जो है वो कमिश्नर यहाँ पर बताएगा लिक्विडेटर को कि कितना अमाउंट जो है हमारा यहाँ पर
रिकवर करना निकलता है, ठीक है, कंपनी से। तो वो जितना भी अमाउंट पेबल है कंपनी के द्वारा वो बताएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months ऑफ द रिसीट ऑफ इंटीमेशन ऑफ लिक्विडेटर। जिस दिन इंटीमेशन रिसीव हुआ उसके 3 महीने के अंदर अंदर कमिश्नर को यहाँ पर इंटीमेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उस केस में जितने भी डायरेक्टर है, एवरी डायरेक्टर ड्यूरिंग सच पीरियड इज जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल टू पे, ठीक है। सो जितने डायरेक्टर होंगे सबका लाइबिलिटी यहाँ पर रहने वाला है, अनलेस कि वो यहाँ पर प्रूव कर देते हैं दैट द नॉन रिकवरी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एनी ग्रॉस नेग्लिजेंस, मिसफिसेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑन हिज पार्ट, ठीक है। सो वो अगर ये सब प्रूव कर देते कि भैया हमारे कोई भी गलती नहीं थी, हमारा कोई भी ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं था, उस केस में उनका लाइबिलिटी नहीं रहेगा। अदरवाइज जो है एवरी डायरेक्टर यहाँ पर लाइबल रहने वाले हैं। क्लियर है। सो हमने सेक्शन नंबर 88 के अंदर क्या पढ़ा, सिंपली कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में है तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। जब भी लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है उसको 30 डेज के अंदर अंदर यहाँ पर इंटीमेशन देना पड़ेगा अपने अपॉइंटमेंट का कमिश्नर को। फिर कमिश्नर जो है इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, सारा रिकॉर्ड्स वगैरह देखेगा, एंड फाइनली कमिश्नर जो है 3 months के अंदर अंदर लिक्विडेटर को बताएगा कि इस कंपनी से हमारे को कितना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो है वो लेना निकलता है। नेक्स्ट चीज, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो सारे ही डायरेक्टर्स यहाँ पर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेंगे, अनलेस एंड अनटिल कि वो यहाँ पर प्रूव कर देते कि हमारा कोई भी ग्रॉस नेग्लिजेंस या मिसफिसेंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी हमने नहीं किया था। क्लियर है। चलो सर, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 89, बात करता है लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब देखो प्राइवेट कंपनी का जो सीन हमने यहाँ पर देखा ना, उसी से रिलेटेड यहाँ पर अलग से सेक्शन दिया हुआ है। तो प्राइवेट कंपनी के केस में एवरी डायरेक्टर जो है वो यहाँ पर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहने वाले हैं फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। लेकिन अगर वो प्रूव कर देते कि भैया हमारा कोई भी ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं है या मिसफिसेंस नहीं है या ब्रीच ऑफ ड्यूटी हमने नहीं किया है, उस केस में उनका लायबिलिटी यहाँ पर नहीं रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट चीज, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो कन्वर्ट हो जाती है इनटू पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी के केस में डायरेक्टर जो है वो लायबल यहाँ पर नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो डायरेक्टर का लायबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी के केस में ही यहाँ पर रहेगा। सो पब्लिक कंपनी में अगर कन्वर्ट हो गए हो उस केस में दोनों ही कोई भी लायबिलिटी यहाँ पर नहीं रहेंगे। नेक्स्ट सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन नंबर 90 जो बात करता है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ फर्म टू पे टैक्स, ठीक है। ये सेक्शन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमने पढ़ा है कि फर्म जो है और पार्टनर्स जो होता है वो दोनों ही अलग अलग सेपरेट एंटिटी कहलाते हैं, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। लेकिन इस सेक्शन ने बताया है कि अगर जीएसटी का कोई भी लायबिलिटी है तो उस केस में दोनों ही फर्म एंड पार्टनर्स दोनों ही आपस में जॉइंटली एंड सेवरली यहाँ पर लायबल होंगे फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। लेकिन सर अगर कोई पार्टनर जो है वो रिटायर हो जाता है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो उसको इंटीमेट करेगा द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द सेड पार्टनर। सो जब भी वो रिटायर होता है उसको इंटीमेट करना पड़ेगा अपने रिटायरमेंट के बारे में कमिश्नर को, ठीक है, जीएसटी के कमिश्नर को बताना पड़ेगा। लेकिन अगर वो यहाँ पर इंटीमेट नहीं करता है, ठीक है, सो अगर वो यहाँ पर इंटीमेट नहीं करता विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो 1 महीने के अंदर अंदर अगर उसने इंटीमेट नहीं किया उस केस में उसका लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगा जब तक वो यहाँ पर इंटीमेट नहीं कर देता है। क्लियर है। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई पार्टनर है जो यहाँ पर 1 अप्रैल को रिटायर हो जाता है, ठीक है, और वो यहाँ पर कमिश्नर को इंटीमेट कर देता है 15 अप्रैल को। अगर उसने 30 डेज के अंदर अंदर इंटीमेट कर दिया, 1 month के अंदर अंदर इंटीमेट कर दिया, उस केस में उसका लायबिलिटी कब तक रहेगा, जिस दिन वो रिटायर हुआ, ठीक है। लेकिन सेकंड केस, कोई पार्टनर जो है वो 1 मई को यहाँ पर रिटायर होता है और वो इंटीमेट करता है मान लेते हैं 10 अक्टूबर को। अब इस केस में 1 month के बाद में इंटीमेट कर रहा है तो इस केस में उसका लायबिलिटी जो है वो इस डेट तक 10 अक्टूबर तक यहाँ पर वो लायबल रहने वाला है। इवन तो वो रिटायर हो चुका है लेकिन उसका लायबिलिटी यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो इसको इंटीमेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है। चलो सर, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 91, बात करता है लायबिलिटी ऑफ गार्जियन और ट्रस्टीज। अब देखिए अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस जो है कोई गार्डियन या ट्रस्टी वगैरह चला रहे हैं तो उस केस में पैसा जो है वो रिकवरेबल होगा फ्रॉम सच गार्डियंस, ट्रस्टीज और एजेंट्स और माइनर, ठीक है। कोई अगर माइनर पर्सन है या कोई इनकैपेसिटेड पर्सन है तो उनका जो भी गार्डियन होगा वो यहाँ पर लायबल रहेगा और ऐसा ही माना जाएगा कि जैसे वो गार्डियन ही बिजनेस को रन करता है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 92 बात करता है लायबिलिटी ऑफ कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति माइनर है या वो इनकैपेसिटेड पर्सन है और वो अपना बिजनेस खुद से नहीं चला पाता है, ठीक है, और ना ही उसका कोई रिश्तेदार रिलेटिव जो है वो बिजनेस को एक्वायर कर सकता है, उस केस में उसका बिजनेस जो है वो कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता है, ठीक है। सो अब इस केस में जो भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो रहेगा वो रिकवर किया जाएगा फ्रॉम सच कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल, ऑफिस, ऑफिशियल ट्रस्टी, रिसीवर और मैनेजर जो बिजनेस को रन कर रहे हैं वही यहाँ पर लायबल रहने वाले हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 93, बात करता है स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। अब समझना है इसके अंदर काफी सारे अलग अलग सिनेरियोस दिए हुए हैं, ठीक है। पहला केस जहां पर डेथ हो जाती है किसी पर्सन की, ठीक है। अब किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो 2 सिनेरियोस हो सकते हैं। पहला या तो उसका बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहे आफ्टर हिज डेथ,
अब उसकी डेथ हो गई तो बिजनेस कौन कंटिन्यू करेगा? कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, कोई भी अदर पर्सन हो गया, अगर वो उसका बिजनेस को आगे कंटिन्यू करता है, उस केस में जो व्यक्ति उस बिजनेस को कंटिन्यू करेगा वही यहाँ पर लाइबल रहेगा फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। क्लियर है? लेकिन अगर उसका उसका बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, चाहे उसकी डेथ से पहले हो या चाहे उसकी डेथ के बाद में हो, तो अगर उसका बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया, उस केस में भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो रहेगा वो यहाँ पर लाइबल रहेगा। लेकिन इस केस में उसका लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहने वाला है। तो जितना उसका स्टेट कैपेबल है, ठीक है, जितना उसका संपत्ति है उतना ही उसका लाइबिलिटी रहेगा। ठीक है, पहले केस में जब बिजनेस आगे कंटिन्यू किया जा रहा था उस केस में तो फुल लाइबिलिटी रहेगा, लेकिन सेकंड केस में अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया गया है तो जितना स्टेट कैपेबल है उतना ही लाइबिलिटी यहां पर रहने वाला है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का। नेक्स्ट चीज, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर का डेथ हो जाता है उस केस में उसका बिजनेस का जो भी सक्सेसर होगा वो यहां पर लाइबल होगा फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। नेक्स्ट चीज, अगर कोई एचयूएफ या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और उसका पार्टीशन हो जाता है तो उस केस में जितने भी मेंबर या जितने भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स होंगे वो सारे ही आपस में ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल रहने वाले हैं। क्लियर है? लेकिन उसका लाइबिलिटी कब तक रहेगा? अप टू द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब तक वो पार्टीशन ना हो जाए उस डेट तक ही उनका लाइबिलिटी यहां पर रहने वाला है। नेक्स्ट चीज, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, अगर कोई फर्म डिसॉल्व हो जाती है उस केस में जितने भी पर्सन पार्टनर थे उसके वो सारे ही व्यक्ति ज्वाइंटली एंड सेवरली यहां पर लाइबल होंगे फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। लेकिन लाइबिलिटी कब तक रहेगा? जब तक उसका डिसोल्यूशन नहीं हो जाता है। क्लियर है? अब चाहे इनका लाइबिलिटी जो है वो पहले डिटरमाइन किया था या पार्टीशन के बाद में डिटरमाइन किया, उससे फर्क नहीं पड़ता, लाइबिलिटी जो है अप टू द टाइम ऑफ पार्टीशन ही रहेगा। ठीक है, या फिर डिसोल्यूशन के टाइम तक ही उनका लाइबिलिटी रहने वाला है। नेक्स्ट चीज आ जाता है ऑन टर्मिनेशन ऑफ गार्डियनशिप और ट्रस्ट। ठीक है, तो अगर कोई माइनर है जो मेजर हो चुका है तो उसका गार्डियनशिप टर्मिनेट हो जाएगा, तो उस केस में जो भी उस वार्ड का बेनिफिशियरी होगा वो यहां पर लाइबल होगा फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। क्लियर है? चलो सर, लास्ट सेक्शन पे आ जाता है, सेक्शन नंबर 94 बात करता है लाइबिलिटी इन अदर केसेस। अब अदर केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया किसी फर्म, एओपी या एचओएफ का, या फिर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म और एओपी, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एओपी और पार्टीशन ऑफ एन एचयूएफ। सो इन सब केसेस के अंदर जितने भी पार्टनर्स या मेंबर्स होंगे वो सारे ही आपस में ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल रहने वाले हैं। क्लियर है? तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल रहेंगे। अब देखिए छोटा सा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको बताऊं तो सबसे पहला सेक्शन जो है आपका सेक्शन नंबर 88, ये आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, ये जो हमारा पार्टनर वाला दिया था सेक्शन नंबर 19, ये सेक्शन भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना रहेगा। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी आपके जेन्युइन फीडबैक है जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं ताकि मैं इस तरह के वीडियोस और आपके लिए लेकर के आ सकूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।